हेलो गाइस, वेलकम टू द AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड एडवांस नेटवर्किंग क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमें S3 पढ़ना है, जैसे कि हमने बात किया था। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, कि कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे, उनके पास रिकमेंडेशन नहीं जा रही होगी, तो वो भी अपना कंटेंट पढ़ सकेंगे। कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे कोर्सेज के बारे में, आईटी पे जाने के बारे में, ड्यू टू द फाइनेंशियल थिंग वो शायद एडमिशन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये क्लास सिर्फ मैं ही कराता हूँ, बाकी और भी सारे हैं जो फ्री में कंटेंट डालते हैं। तो वो अपना इस चैनल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा चैनल पे जो कंटेंट रहेगा वो हमेशा के लिए फ्री ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कभी कोई भी कोर्सेज अगर आए तो वो चार्जेबल रहेगा। यूट्यूब वालों के लिए हमेशा फ्री रहेगा वो, नो चार्जेबल। ठीक है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दें। बाकी हम टॉपिक पे आते हैं। तो S3 के बारे में हमने बताया कि सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो S3 जो है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ। ऑन प्रेमिसेस के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा इसके बारे में। जैसे कि ऑन प्रेमिसेस में हमारा क्या था कि हम सर्वर्स वगैरह रन करते थे, राइट। सर्वर रन कर रहे हैं, सर्वर पे खुद का स्टोरेज होता है, आपको पता है। ऑन प्रीम की बात कर रहा हूँ, ठीक। ऑन प्रीम की बात कर रहा हूँ, खुद का स्टोरेज होता था। उस स्टोरेज में से हम वीएम चला लेते थे। एक मान लो 1 वीएम चला लिया हमने। कुछ स्टोरेज हमने इसी से डायरेक्ट ले ली, सर्वर के स्टोरेज से ही। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करते थे, वो स्टोरेज हम डायरेक्टली सर्वर के मेमोरी से ही ले लेते थे, राइट। सर्वर के मेमोरी से ही ले लेते। दूसरी बात है कि एडिशनल अगर इस सर्वर को, वीएम को, अगर कुछ मेमोरी चाहिए जो ऑपरेटिव बात है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मान लो अगर सर्वर पे, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि सर्वर की स्टोरेज को हम यूज़ ना करें, ऐसी कुछ एप्लीकेशन है जिसके लिए फास्ट आईओपीस की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑपरेशन इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, उस केस पे हम सैन से भी डाटा ला सकते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसमें कई सारी आपकी स्टोरेज के लिए आप मशीन से रन करते हो, उस मशीन के थ्रू भी आप वहां से स्टोरेज उठाकर इस वीएम को दे सकते थे। हमने ये करके भी देखा था आस्कसी सर्विस। फाइन। और एक बात ये भी है कि जैसे कि मान लो अगर आप वेबसाइट्स वगैरह इस वीएम के अंदर लॉन्च कर रहे हो, वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो इस वीएम के अंदर, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि सैन आपका मान लो और एक सैन हो, सैन नंबर 2, ठीक है। इस पे भी अगर आपके पास स्टोरेज वगैरह है, इस पे डीएफएस नेम स्पेस वगैरह आप चलाकर, डीएफएस नेम स्पेस वगैरह आप चलाकर आप इस सर्वर के लिए जो भी डाटा रिक्वायरमेंट वो आप सैंड टू से भी लेकर आ सकते हैं। डीएफएस नेम स्पेस वगैरह हमने देखा, यानी मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एक वेबसाइट आप लॉन्च कर रहे हो, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। यूट्यूब जैसा ही कोई वेबसाइट है जिसमें वीडियो वगैरह अवेलेबल होगी, या फिर एजुकेशन कंटेंट के लिए आप वीडियो वगैरह डाल रहे हो, तो वहां पे क्या करोगे, सारे वीडियो को तो आप ऐसा नहीं कि वीएम के स्टोरेज पे डालो। देखो, वीएम के पास दो स्टोरेज, आपने एसकसी वगैरह सारी यूज की। एक स्टोरेज होगा जो कि सर्वर का इंटरनल मेमोरी होगा, सर्वर का इंटरनल मेमोरी। एक स्टोरेज के पास और एक होगी जो आप सैन से लाओगे, एसकसी के थ्रू, मान लो सैन 1 से लाओगे, इसका नाम है सैन 1 रख देते हैं, ठीक है। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क के थ्रू आता है ये। तीसरा एक चीज है कि आप अलग से स्टोरेज बना लो, और डीएफएस नेम स्पेस वगैरह यूज करके आप जो वीडियोस वगैरह है, वो वीडियोस ना ही आप इंटरनल मेमोरी पे डालो, ना ही सैन 1 पे डालो, आप सैन 2 पे डाल सकते हो। वहाँ वीडियो वगैरह आप अपलोड कर सकते हो, और उसको आप कॉल कर सकते हो डीएफएस नेम स्पेस पर, राइट। तो इससे आपका क्या होगा, वेबसाइट चलेगा। तो ये आर्किटेक्चर चलता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे थे कि कई बड़ी वेबसाइट्स होती है, तो उस पर ऐसा नहीं कि सारी वीडियोस वगैरह आप सर्वर के इंटरनल मेमोरी पे ही स्टोर करके रखें।
क्योंकि आपका सर्वर का जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड है। मे भी हो सकता है कि आपके पास 1 TB का है, लेकिन वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। तो इस बेटर है कि आप सैन वगैरह से आप ले आके आ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो बात हुई ऑन प्रीम की। क्लाउड आर्किटेक्चर में बात कुछ ऐसी है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लाउड में डिफरेंस। क्लाउड में आप एक वीएम चलाते हो, यानी EC2 इंस्टेंसेस चलाते हो। हम जब भी AWS की बात करेंगे तो हम EC2 ही कहेंगे। EC2 इंस्टेंस चला रहे हो, EC2 इंस्टेंस पे जिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ओएस। देखो मैं AWS की बात कर रही हूँ। ओएस जो इंस्टॉल करते हो वो ओएस, ये जो सर्वर है, इस सर्वर के इंस्टेंस पे नहीं करते हो। हमने बात भी करी, इस सर्वर के जो इंटरनल मेमोरी है, इंस्टेंस कर रहा हूँ मैं, इंटरनल मेमोरी है, उस पर नहीं करते। वो कहाँ करते हो? सैन में करते हो। सैन से मेमोरी किसी भी प्रोटोकॉल से आप ले आते हो। यहाँ जरूरी नहीं कि आईएस कैसी सर्विस हो, कोई सा भी प्रोटोकॉल हो, उस प्रोटोकॉल से सैन से मेमोरी आप इस EC2 इंस्टेंस पे लाते हो और वहां ओएस इंस्टॉल करते हो। थोड़ा सा यहाँ अंतर। ऑन प्रेमिसिस में सर्वर के इंटरनल मेमोरी पर ही आप ओएस इंस्टॉल कर देते थे, बट इन द क्लाउड कि आप सैन से मेमोरी लाते हो, मेमोरी लाने के बाद उस पर ओएस इंस्टॉल करते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरनल मेमोरी यूज करने के लिए ऑप्शन AWS पे भी है। आपको इंस्टेंस वैसा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी वर्चुअल मशीन वैसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके पास इंटरनल मेमोरी की ऑप्शन है। ऑलरेडी हमने देखा था कुछ बड़ी मशीन्स वगैरह हैं जिसपे इंटरनल मेमोरी के ऑप्शन है। तीसरा एक चीज है यहाँ पर, जो हम वीडियो वगैरह की बात कर रहे थे कि हमारा हम इस EC2 पे वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर रहे थे। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, यूज केस कई सारे हो सकते हैं इस तरीके। ठीक है, तो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, उसमें सेम आप वीडियो वगैरह दिखाना चाहते हो, एजुकेशन कंटेंट आप रखना चाहते हो, तो उसकी स्टोरेज जो है, वीडियो की स्टोरेज आप के पास ऑप्शंस इन्होंने दे रखा है AWS पे, उसे आप S3 कहते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस। स्टैंड्स फॉर SSS, लेकिन इन्होंने नाम इसका S3 रखा है, यानी 3S। ठीक है, ये S3 बोला जाता है, SSS नहीं बोला जाता। तो S3 में इन्होंने ऑप्शन रखा है कि S3 में आप जाके ये वीडियो वगैरह अपना स्टोर कर सकते हो, और इस वेबसाइट के थ्रू, इस वेबसाइट के इंटरनल काफ़ी सारी सेटिंग्स है, जैसे इंड पॉइंट वगैरह करके आप VPC इंड पॉइंट वगैरह करके इसे इंटरनली कॉल कर सकते हो इस वीडियो, ताकि जब कोई वेबसाइट आपका खोलेगा तो फिर वो ये वीडियो वगैरह भी देख पाए। क्योंकि वेबसाइट को वीडियो की जरूरत है, तो वीडियो इंटरनली इंड पॉइंट के थ्रू वो लेकर आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन S3 में ये भी रखा है इन्होंने, S3 को डायरेक्टली भी आप एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी EC2 रन किए। डायरेक्टली S3 के कोई से भी वीडियोस को या फिर कोई भी डाटा आप रखते हो, उसे डायरेक्टली भी इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है S3। सिर्फ ऐसा नहीं कि EC2 इंस्टेंस इंटरनली उसे एक्सेस करेगा S3 को, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यू हैव टू चेंज सम सेटिंग्स देयर। ठीक है, वो हम करके देखेंगे, डायरेक्टली भी एक्सेस करके देखेंगे। और ये रहा EC2 का, भले इंड पॉइंट के साथ वो कॉल जो करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये देखेंगे हम डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस वगैरह करके देखेंगे। राइट, ये बात क्लियर। तो S3 एक अलग सर्विस है, और S3 मैंने आपको बताया था कि किसी VPC के अंदर रन नहीं होती। S3 रीजन स्पेसिफिक, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक AWS अकाउंट आपने बनाया, AWS अकाउंट के अंदर कई सारे रीजन, नॉर्थ वर्जीनिया, मान लो नॉर्थ वर्जीनिया है, मुंबई है, ठीक है, आपका स्टॉकहोम है जहां हम ज्यादातर अभी लैब कर रहे हैं। ये कई सारे आपके पास रीजन, हर एक रीजन में S3 है। S3 ग्लोबल है हम कहते हैं, लेकिन ग्लोबल है मतलब हर एक रीजन में S3, हर एक रीजन में S3। अगर आप कोई भी डाटा मान लो स्टॉकहोम के S3 पे अगर अपलोड करते हो, तो वो डाटा आपका स्टॉकहोम के S3 में ही रहेगा। यानी इन द सेंस कि स्टॉकहोम के S3 पे आपने कोई एक वीडियो फाइल अपलोड करी और आपने वेबसाइट लॉन्च करी है मुंबई के, में एक VPC बनाया है, उसके अंदर आपका EC2 रन कर रहा है, तो ये एक EC2 डायरेक्टली स्टॉकहोम के S3 को एक्सेस नहीं कर पाए।
कई सारी चीज़ें कर सकते हैं हम एक्सेस करने के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं कर पाए और हम ऐसा करते भी नहीं जनरली। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, स्टॉकहोम आपका यूरोप, मुंबई पे आपने वेबसाइट लॉन्च करके रखा है, यूज़र्स आपके मुंबई पे, इस वजह से मुंबई पे आपने इसी को स्टैंड की वेबसाइट होस्ट किया है। अब मुंबई रीजन से स्टॉकहोम के रीजन पे जाकर उसे वीडियो लेकर, तो ये काफ़ी डिले हो जाता है इस चीज़ों पे, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहता और ऐसा हम करते भी नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट S3 जो है वो आपका रीजन स्पेसिफिक है। कोई डाटा अगर किसी रीजन के S3 पर अगर है, तो वो डाटा आप किसी दूसरे रीजन के पे एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं होगा कि मान लो स्टॉकहोम पे S3 पे आपने एक वीडियो रखा, आप मुंबई रीजन पे गए, वहाँ पे भी S3 आपने लॉगिन किया और बोले कि डाटा वीडियो तो है ही नहीं, वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो आपको सेम रीजन पे ही मिलेगा, तो S3 रीजन। और ये याद रखना है कि S3 जो है वो आउट ऑफ पीपीसी, पीपीसी के अंदर नहीं रहता। क्लियर है? ये ओवरव्यू थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, बाकी हम लैब वगैरह देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो S3 यही बात लिखी है, S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 का काम क्या है, जैसे कि आप स्टैटिक वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो, BBC टुडे, बैकअप वगैरह रखने के लिए भी यूज किया जाता है, डेटा लेक जैसे कि बिग डाटा वगैरह, एनालिटिक्स डाटा वगैरह भी रखने के लिए यूज किया जाता है। S3 यूज करने का कई सारा एडवांटेज है, जैसे कि मैं एक एक करके बोलता हूँ। S3 में नंबर वन कि S3 में जो आपका ऑप्शन है बैकअप करने के लिए, जैसे कि S3 में इन्होंने ऑटो स्केलिंग की ऑप्शंस दे रखी है। ऑटो स्केलिंग, आप जितना मर्जी डाटा आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, इतना ज़्यादा आप स्टोरेज यूज करोगे आपको उतना बिल लगेगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है स्टोरेज में कि आपको कोई फिक्स लेना पड़ता है कि मान लो आपको 1 TB का डाटा बुक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना डाटा आप रखोगे उतना डाटा का आपको पे करना। 5 GB फ्री है, फ्री टायर में। उससे ऊपर आप जब भी जाओगे तो आपको जितना भी स्टोरेज की चार्जेस होगी आपको चार्ज पे करना, पे एज यू गो, कोई बुकिंग की टेंशन नहीं। इसीलिए ऑटो स्केलिंग बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है कि आपको टेंशन नहीं है कि भाई अरे यार मैंने तो 1 TB का बुक किया था, मेरा अब डाटा बढ़ गया है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, 10 TB का बुक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, आप रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, जितना मर्जी आपको जितना डाटा हो आप रखते चले जाओ, आपको बस उसका रेंट पे करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन यही बात अगर ऑन प्रेमिसेस पे होती तो सोचो कि काफी दिक्कत होती। आपका स्टोरेज मान लो 10 TB का रहता, सैन का स्टोरेज, और अब आपको बढ़ाना है 20 TB, तो फिर सर्वर खरीदो, स्टोरेज खरीदो, राइट। लेकिन यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। तो कई सारे बिग कंपनीज जो अपने डाटा वगैरह रखने के लिए अमेजोन की S3 सर्विस यूज करते हैं, ठीक है, पे एज यू गो, सर्वर वगैरह खरीदने की मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की टेंशन खत्म हो। काफी फेमस है S3 सर्विस यहाँ। दूसरी बात है कि हम जब S3 पे जो डाटा अपलोड करते हैं उस डेटा को यहाँ ऑब्जेक्ट का, इट्स नॉट कॉल्ड हियर डेटा। जब भी S3 पे कुछ भी अपलोड होने की बात हो और जो डेटा हो उसे आप हमेशा ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट को हम अपलोड कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस और है, डेटा लेक यानी बिग डेटा एनालिटिक्स डेटा और स्टोर लॉग्स वगैरह भी आप S3 में डाल सकते हो। कई सारे कंपनीज होते हैं जिनके पास, जैसे कि मान लो एक कंपनी, ठीक है, या बैंक, बैंक पे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब मान लो 1 ईयर का ट्रांजेक्शन पूरा हुआ, उसका एक बहुत बड़ा डाटा अवेलेबल है उनके पास, और वो डेटा कहाँ रखें, वो S3 पे जाकर रख सकते हैं। बात समझ रहे? S3 में जाकर उन्होंने डेटा रख दिया, और ये डाटा काफी बड़ा डाटा होगा, इसीलिए तो इसे बिग डेटा है, ठीक है। बिग डेटा कहने का और भी रीजन है कि कुछ ऐसे डाटा जो हमेशा एक्सेस नहीं होंगे उसे हम बिग डेटा कहते हैं। जैसे बैकअप डेटा 1 ईयर, अब कोई
हमेशा तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 ईयर, जैसे कि मैं थोड़ा-सा और एलिब्रेट करता हूँ इस पे। अभी बैंक है, बैंक ने 1 ईयर का ट्रांज़ैक्शन रखा। ये ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड सारे अपने आरबीआई वगैरह को उसने भेज दिया, सब कुछ ओके हो गया। अब लेकिन बैंक है तो बैंक को उस वो डाटा रखना ही रखना, स्टोर करके। बस समझ रहे हो? वो हटा नहीं सकते। क्योंकि हो सकता है कोई कस्टमर आए और बोले कि सर मेरा ऐसा दिक्कत हो गया और मुझे पुराना कोई डाटा वगैरह चाहिए। या फिर हो सकता है कि आरबीआई को कुछ रेगुलेशंस वगैरह चेक करने के पुराना डाटा चाहिए। होता है स्कैम वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें होती है। आरबीआई पूरी तरीके से फिर से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। तो उस केसेस पे उनको डाटा चाहिए होगा। अब ये बैंक बोलेगा सर मैंने तो डिलीट कर दिया, आपको दे दिया था, उसके बाद खत्म हो गया, मैंने हटा दिया। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, बिकॉज़ द ट्रांज़ैक्शन, द अमाउंट ऑफ मनी, कंट्री का पूरा जीडीपी वगैरह डिपेंड करता है। इधर-उधर नहीं कर सकते, राइट? तो उस केसेस पे बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स उसे बिग डेटा कहते हैं। और S3 में कई सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं, स्टोरेज क्लासेस हैं कि आपके पास, जैसे कि मोटा-मोटा मैं एक आइडिया बताऊँ कि जैसे कुछ डेटा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा एक्सेसिबल चाहिए, उसके लिए एक अलग क्लास बना रखी है, वहाँ रख दो। कुछ ऐसा डेटा सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकअप करना चाहते हो, आपको एक्सेस नहीं करना है। हो सकता है कभी-कभार साल में 1 या 2 बार आपको एक्सेस करना है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है। उसके लिए भी अलग क्लासेस हैं और सबके अलग-अलग चार्जेस चार्जेस। तो ऐसा सारी ऑप्शंस इन्होंने S3 के पास अवेलेबल। जैसे इन द केस ऑफ सिनेरियो कि कौन सा डाटा हमेशा एक्सेसिबल होगा। जैसे मान लो कोई वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हो, उसमें वीडियो वगैरह चल रही है, आपकी एजुकेशन वीडियोज़। तो उसपे तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर यूज़र आए, कोई कस्टमर आए और कोई वीडियो देखना चाहे, तो उसे बोलोगे एक काम करो भाई मुझे रिक्वेस्ट जनरेट करो तो। उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, फिर मैं वीडियो दिखाऊँगा। ऐसा तो नहीं होगा, यूज़र्स आएँगे नहीं। राइट? तो उस केसेस पे आपकी जो वीडियो फाइल्स है, चाहे जितनी भी पुरानी भी वीडियो क्यों ना हो, अगर कस्टमर को देखना है, अगर आपको उस टाइप की चीज़ें हैं, आपके यूज़र्स को देखना है, तो वीडियो अवेलेबल होना चाहिए इस टाइम, एकदम तुरंत, उसी टाइम, प्रॉम्प्टली। लेकिन कुछ ऐसा डेटा है जो बैकअप डेटा है, जैसे बैंक वगैरह के केस पे हो गया, या कंपनी की एनालिटिक्स वगैरह हो गई, कि कंपनी ने रिपोर्ट बनाया भाई ठीक है 2015 टू 2016 हमारा ये प्रोग्रेस था, हमारे पास ये कस्टमर्स का ये डिमांड था, उसका पूरा डाटा एनालिटिक्स डाटा बनाया। उस एनालिटिक्स डाटा को उन्होंने अपने बैकअप डेटा पे सेव कर दिया, क्योंकि हमेशा 2015-16 की तो डिटेल लेके नहीं बैठेंगे ना, रनिंग ईयर्स के देख के काफ़ी पुराना डाटा है 2015-2016, लेकिन रिकॉर्ड तो रखेंगे ना कंपनीज़ का। कस्टमर क्या आए थे, टर्नओवर क्या है, क्या हुआ था, डिमांड्स क्या थी, कितना सेल हुआ था, क्या प्रॉफिट हुआ था, वो सारी डाटा तो रहेंगे। सारी ट्रांज़ैक्शंस रहेगी कंपनीज़ की, सैलरी वगैरह एवरीथिंग, वो सारी ट्रांज़ैक्शंस रहेगी। वो सारी ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड वो एनालिटिक डाटा में रखते हैं। एनालिटिक डाटा एक बड़ा डाटा बन जाता है, क्योंकि 1 साल का डाटा है, कई सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो उसे हमेशा एक्सेसिबल नहीं करना है, तो उसे आप बैकअप डेटा में रख सकते हैं। वी हैव द ऑप्शंस हम देखेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो S3 की मुझे लगती है कि S3 की सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि S3 पे कोई डाटा आपने रखा है, ठीक है। अब इस डाटा को आपको एक्सेस करना है, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, विदाउट रनिंग अ EC2 इंस्टेंस। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक EC2 इंस्टेंस आपको रन करना होगा, उसके थ्रू आपको इसे कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपको देखना होगा। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली S3 एक्सेस हो जाता है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। कि कोई अगर स्टोरेज अगर यूज कर रहा हो सकती है कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ S3 यूज कर रही है, अब उन्हें डाटा दिख रहा है, तो उन्हें EC2 लॉन्च करके, अब समझ लो डाटा ज़्यादा है तो बड़ा EC2 लॉन्च करना पड़ेगा उन्हें, बड़ी वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी पड़ेगी। तो उनका तो ऑब्वियसली बात है कॉस्टिंग है। अब उन्होंने डाटा स्टोर कर रखा है, उसके बाद उन्हें देखने के लिए EC2 लॉन्च करो, लॉन्च करके फिर उसके बाद देखो, ये झमेला है। S3 पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। बस यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो आज हम देखेंगे। आज S3 खत्म नहीं होगा, कुछ चीज़ें आज देखेंगे, कुछ चीज़ें कल देखेंगे, राइट। बात क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बाकी फिर नेता आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ।
देखो, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका जो इंस्टॉल करते हैं, एक EC2 लॉन्च किया। EC2 लॉन्च करने के बाद हमने OS इंस्टॉल करते हैं, राइट? उसके लिए जो हम स्टोरेज यूज़ करते हैं उसे EBS कहते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है? EBS पे भी आप बैकअप करते हो, लेकिन ये बैकअप जो होता है वो OS का बैकअप। बात समझिए। इस OS बैकअप को आप तभी देख सकते हो जब आप इसे किसी EC2 इंस्टेंस से रन करते हो, अटैच करते हो। जैसे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो आपने DFS नेम स्पेस की सर्विस इंस्टॉल कर। अब आपने उसका एक बैकअप ले लिया। बैकअप लेके आपने उसको EBS में रखते हैं। वो S3 में नहीं आता। EBS अलग है, S3 के साथ कोई लेना देना नहीं। EBS पे रखते हैं। अभी आपका ये EBS बना है। अब आपके पास जो EC2 रन हो रही थी, जिसपे आपने DFS नेम स्पेस की सर्विस इंस्टॉल की थी, उसे आपने टर्मिनेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? अब आपको ये EBS इंस्टॉल किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे एक EC2 पे चाहिए। तो आप इस EBS को अटैच करोगे जैसे ही उस EC2 के साथ, तो ये जो EC2 रन होगा वो DFS नेम स्पेस के साथ होगा, और जो भी आपने सेटिंग वगैरह कर रखी होगी वो सारी चीजें अवेलेबल होगी। उसका काम अलग है, S3 अलग है। क्लियर है ये? आगे बढ़। तो S3 के कुछ फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे डेटा नहीं कहते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉट एज फाइल इन डायरेक्टरी लाइक EBS। EBS से अलग है। यहाँ एक बकेट बनता है S3 के अंदर। आप बकेट बनाते, उस बकेट के अंदर आप जितना मर्जी डेटा रख सकते, यानी ऑब्जेक्ट रख सकते। बकेट के अंदर फोल्डर का भी ऑप्शन। बकेट के अंदर आप फोल्डर बना के भी उसके अंदर डेटा। सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इन द केस, बकेट की अलग से पॉलिसी बना सकते हो। जो बकेट आप क्रिएट करोगे उसकी पॉलिसी अलग से बना सकते हो। पब्लिक एक्सेस होगा या प्राइवेट एक्सेस होगा, अभी कौन इसे एक्सेस कर सकेगा, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि एक स्टोरेज है तो स्टोरेज में इंक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है। साथ साथ आप IAM यूजर्स के थ्रू भी इसे राइट्स दे सकते हैं। आपके पास 3-4 मान लो 2 ऐसे IAM यूजर हैं जिन्हें आपको S3 का एक्सेस नहीं देना है, तो आप नहीं दे सकते। साथ साथ S3 का एक्सेस हो, लेकिन उसमें कुछ डाटा देख सके, कुछ डाटा नहीं देख सके। मान लो बहुत सारे डाटा है। एक है मान लो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक है HR डॉक्यूमेंट्स। एक है आपका मान लो फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो स्टोरेज है, आपने जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट स्टोर जो S3 के जो बकेट में आपने डाला, वो डाटा, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आप ऐसा भी IAM के साथ कर सकते हो कि जो इंजीनियर डिपार्टमेंट खोलेगा वो सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंट ही देख पाएगा, HR और फाइनेंस नहीं देख पाएगा। इसके अंदर भी सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट के साथ भी सिक्योरिटी लगा सकते। बात नहीं क्लियर हुई? देखो यहाँ पे कैसे स्टोरेज होता है। S3 एक सर्विस। S3 के अंदर आप बनाते हो एक बकेट, ठीक है, एक बड़ा सा बकेट हो गया। अब इस बकेट का आप कोई नाम दोगे, वो हम देखेंगे। नेम देने के बाद इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते, कई सारे ऑब्जेक्ट्स। इस बकेट पे आप फोल्डर भी बना सकते। मान लो आपको फोल्डर वाइज आपको रखना है कि भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट का कई सारे डाटा है, तो आप उससे एक फोल्डर बना के भी उसका सारा डाटा टेक्निकल डिपार्टमेंट में। फिर आप HR डिपार्टमेंट का एक डेटा बना लो, मतलब फोल्डर बना लो, उसके अंदर HR का सारा डॉक्यूमेंट डाल लो। फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लो, ठीक है, उसका फोल्डर बना लो। फोल्डर बना के फिर उसके अंदर सारा उनका डाटा रख लो। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल डेटा भी डाल सकते हो। बात क्लियर? बकेट के अंदर आप सारा डाटा डालते हो, ठीक है। अब इसकी पॉलिसी पे जो बात कर रहे थे हम, सिक्योरिटी की, इस सिक्योरिटी आपको क्या है कि आप बकेट पॉलिसी इसके अंदर भी पॉलिसी बना सकते।
यानी आप ऐसा चाहते हो कि ये जो बकेट है, इस बकेट को कोई एक्सेस ना कर पाए। मान लो और एक आपने बकेट बनाई, बकेट नंबर 2, इसके अंदर कुछ ऐसे डाटा हैं जो ऑनर ही देख सकते हैं, और इस पे अपलोड बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन डेटा सिर्फ ऑनर देख सकता है। तो ये पूरा बकेट है, इस बकेट के ऊपर भी पॉलिसी बनानी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा पॉलिसी में अपने बकेट में ऐसी पॉलिसी बनाए कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो ऑनर है वही सारे डेटा देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हो, आप यूजर्स के लिए एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे यूजर्स आएंगे, उस पर आप फोल्डर मतलब ऑब्जेक्ट के एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ कर भी आप पॉलिसी बना सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, यूजर्स हैं, वही देख सकते, बाकी कोई ना देख सकते। उस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये फाइनेंस का है, ये सिर्फ फाइनेंस के डिपार्टमेंट लोग ही देख सकते हैं। कुछ ऐसे डाटा है जो फाइनेंस हेड ही देख सकता है। तो हर एक डेटा यानी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पॉलिसी बन, ये मैं कहना चाहता हूँ। तीसरी चीज, आप यहाँ पे इंक्रिप्शन भी कर सकते हो। जो डाटा आपका रखा है उसको आप इंक्रिप्ट भी कर सकते हो कि कोई ऐसा इंसान अगर आए, किसी कारण से अगर वो एक्सेस कर ले आपका S3 को, तो वो विदाउट इंक्रिप्शन नहीं देख सकता। ठीक है, इंक्रिप्शन इनेबल कर। बात क्लियर हुई यहाँ पर? ऑब्जेक्ट स्टोरेज के यूज करते हैं, बकेट बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं, बकेट के अंदर फोल्डर बना सकते हो। सिक्योरिटी है, स्केलेबल, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई बुकिंग करने की टेंशन नहीं है कि आपको 1 TB का स्टोरेज चाहिए या फिर 5 TB का स्टोरेज चाहिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं। आप जितना डाटा मर्जी आप स्टोर कर सकते हो, जितना ज़्यादा डेटा होगा वैसा आपको चार्ज। 5 GB ये फ्री टायर में फ्री है, इसके ऊपर ये चार्ज है, और फ्री टायर आपका 1 ईयर का ही। ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंटरनली एक्सेस करना है। इन्होंने ग्लोबली S3 का एक्सेस दे रखा है, जो मैंने आपको बताया, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एक्सेस वाया HTTPS के थ्रू आप कर सकते हैं। HTTPS खुद भी सिक्योर है, तो आप HTTPS के साथ आप S3 का डाटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। इंटरनली करना है ऐसा कोई टेंशन नहीं कि AWS के कंसोल पे जाके ही डाटा देख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं। ठीक है, या तो फिर EC2 इंस्टेंस रन करके उसके थ्रू कॉल करा के ही डाटा देख सकते हैं, ऐसा टेंशन नहीं। इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। HTTPS आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ये कहते हैं 99.119 ड्यूरेबिलिटी। यानी आपका डाटा अगर आप कुछ रखते हो या ऑब्जेक्ट कुछ रखते हो, जनरली यहाँ ऑब्जेक्ट कहते हैं, डेटा नहीं कहते हैं, ऑब्जेक्ट आप रखते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी। अब ये ड्यूरेबिलिटी करने का कई सारा इनका स्टोरेज का क्लासेस है। जैसा स्टोरेज क्लासेस आप चुनेंगे वैसी आपकी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी मतलब रिडंडेंसी, डेटा रखा, डेटा आपका डिलीट नहीं होगा, इनकी ये गारंटी लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, वी विल सी इन द स्टोरेज क्लासेस। कई सारे क्लासेस बना रखे हैं इन्होंने स्टोर करने के। स्टोरेज क्लासेस में भी ऑप्शंस इनके पास है अवेलेबल। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक डेटा, आप अगर हर एक फाइल अगर आप अपलोड करते हो, उसे आप चुन सकते हो कि वो फाइल आपका किस स्टोरेज क्लास पे। वी विल सी। ठीक है, तो अभी उतना आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले हम छोटा सा लैब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू, पहले हम एक बकेट बनाते हैं, बकेट बना के उसमें एक फाइल अपलोड करते हैं, और उसकी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे। इतना थ्योरी अभी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो लैब पे चलते हैं। AWS कंसोल ओपन है। बिफोर सेलेक्टिंग द S3 सर्विस, यू शुड हैव टू चेक वंस कि आप रीजन कहाँ पर। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कोई और रीजन में हो फिर आप S3 कहीं और खोज लेते। तो हम स्टॉक होम पे काम कर लेते हैं। S3 के लिए जरूरी नहीं स्टॉक होम यूज करके, वर्चुअल मशीन की तो कोई टेंशन नहीं। आप मुंबई वगैरह भी सेट कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टॉक होम में काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं S3 भी बकेट को ही बनाऊंगा। तो S3 की सर्विस के लिए आप S3 पे जा सकते हैं, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, यू हैव द S3 सर्विस। अगर आपने रिसेंटली खोला है तो AWS कंसोल पे आपको दिख जाए।
अब आप AWS पे हैं, S3 AWS के S3 पे हैं। यहाँ जाकर आप S3 बना सकते हैं। यू हैव द काइंड ऑफ थिंग क्रिएट बकेट। एक बकेट बनेगा, उसके अंदर आप जितने ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखना चाहो रख सकते हैं। एक ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इसे छोड़ देते हैं, हम एक नया बकेट बनाते हैं। तो क्रिएट बकेट, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, जनरल पर्पस और डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आजकल कोई यूज नहीं करता, जनरली हम जनरल पर्पस यूज करते हैं। बकेट नेम, अब ये बकेट नेम जो है ये काफी सोच समझ के आपको रखना है। बकेट नेम आपका यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द रीजन। यूनिक, जो रीजन आप चूज करोगे उस रीजन में यूनिक होना चाहिए। पूरे AWS पे नहीं, सिर्फ रीजन स्पेसिफिक यूनिक होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है वो आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यूनिक क्यों रखते हैं। वो मैं आपको उसके जब URL दिखाऊंगा जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, आपको वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका यूनिक रखने का रीजन क्या है। रीजन स्पेसिफिक यूनिक होना चाहिए, यानी इस रीजन में उस नाम का कोई बकेट नहीं होना चाहिए। अब इस रीजन में कई सारे AWS अकाउंट, फिर मेरा तो नहीं होगा, कई सारे लोग होंगे जिनका AWS अकाउंट है, उन्होंने भी S3 की सर्विस यूज की होगी, उस पर बकेट बनाया होगा। तो जितने भी AWS अकाउंट इस S3 पर अपना बकेट बनाए होंगे, उस बकेट से नाम मेरा डिफरेंट होगा। तो मैं एक सिंपल नाम मान लो मैं रख देता हूँ, अख्तर 3 बकेट नाम रख देता हूँ। क्योंकि इस नाम का मुझे जहाँ तक लगता है कि होगा नहीं, क्योंकि यूरोप में कौन अख्तर नाम का पर्सन अवेलेबल होगा, इस वजह से मैं अपना सरनेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नाम रखने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको डैश यूज करना है, आप सिंपल अख्तर 3 भी रख सकते हो। ठीक है, मैं बकेट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे डॉट वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर डोमेन वगैरह हम जब ऐड करेंगे तो डॉट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी tabish4it.com या फिर आपका अपना कुछ भी होगा वेबसाइट, वो भी आप यूज कर सकते हो। वी विल सी इट इन फर्दर डिटेल, जब डाउट 53 बात करेंगे तो हम उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास ACL लगाने का। ये जो ACL है, दिस इज नॉट द नेटवर्क ACL, ये S3 का ACL। और ये ACL जो लगता है, इस ACL से, ACL आपको ऑब्जेक्ट पर ACL लगता है। भले आप बकेट बनाने में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि ACL यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप इस ACL पे कर सकते हैं, बकेट पे भी ACL लगाकर भी आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ACL नेटवर्क ACL नहीं है, ये S3 का ACL, इसे हमेशा आप इनेबल रखना। ठीक है, और ज्यादातर ये जो ACL है आपका जो हम यूज करते हैं, जनरली हम ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। जैसे एक ही बकेट है, एक बकेट में कई सारे आपके ऑब्जेक्ट बने, कई सारे डेटा, मतलब कई सारे फाइल्स रखे हैं। हर एक फाइल के लिए स्पेशल काइंड ऑफ ACL लगा सकते हो, किसी को पब्लिक एक्सेस दे सकते हो, किसी को नहीं दे सकते हो। यानी बकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बकेट के अंदर जो डेटा है उस डेटा को ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि हर एक फाइल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो जो भी फाइल आपने, एक 4 MB का मान लो फाइल आपने अपलोड किया, या फिर एक 3 MB का फाइल अपलोड किया, ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ACL लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट मान लो आपने लॉन्च किया फॉर एग्जांपल जैसे कि IPv6 नाम से डॉक्यूमेंट्स आपका, उसे आप पब्लिक एक्सेस दे सकते हो। सेम बकेट में आपने मान लो एक वायरलेस नाम का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उस पर आप पब्लिक एक्शन ना देके प्राइवेट रख सकते हो। ऐसा सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ACL जनरली हम एक एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ACL आपको इनेबल रखना है ऑलवेज, ये रिकमेंडेशन है। बकेट ऑनर प्रिफर्ड, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट ऑनरशिप। तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप में यहाँ पे दो कैटेगरी आपके पास है। पहला नंबर कि अगर मैं एक IAM अकाउंट से मैंने लॉगिन और मैं बकेट बना रहा, बहुत क्लियर, मैंने बकेट बना दी। अब बकेट बनाने के बाद इस पे जो भी फाइल्स अपलोड होंगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड होगी, वो मुझे एक्सेस रहेगा, यही बात कर रहे हैं कि जिसने बकेट बनाया उसके अंदर जितने भी फाइल्स यानी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होंगी, उस सारे का एक्सेस मेरे पास होगा।
ये एक चीज। दूसरा एक चीज है ऑब्जेक्ट राइटर। ऑब्जेक्ट राइटर, मैंने बकेट बनाया, ठीक है, डॉक्टर ने बकेट बनाया। अब मान लो कोई और है आई एम यूजर जिसका नाम ताबिश, उसने ऑब्जेक्ट को स्टोर किया। अब इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ ताबिश के पास रहेगा, ना कि ताकत के। हम जो अभी करेंगे यही करेंगे कि मैं, क्योंकि हम ही एक ही आईएम से हम लॉगिन करेंगे, उसी आईएम से हमने बकेट बनाया। वहां जो बकेट बना रहा है वो ताकतर ही बना रहा है, और ताकतर ही आपका ऑब्जेक्ट भी अपलोड करेगा, और ताकतर को ही ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा। बात क्लियर? दो ऑप्शन। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी केसेस पे हम ऐसा नहीं करते हैं कि बकेट, देखो जब बकेट कौन बनाए, बकेट बनाएगा एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस इंजीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा डाटा वो देख सकता, नहीं होगा। एडब्ल्यूएस इंजीनियर का मतलब सारा डाटा देखे फाइनेंस का, एचआर का, तो फिर भैया एचआर के साथ वो तो पता चल जाएगा क्या मेरा रिपोर्ट चल रहा है, क्या मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे रेटिंग कैसी मिली है, पहले ही लीक हो जाएगी एचआर के मेल करने से, राइट? तो जरूरी नहीं कि एडब्ल्यूएस इंजीनियर को सारा डाटा का एक्सेस होगा। इस वजह से एडब्ल्यूएस इंजीनियर जो है वो बकेट बनाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट राइटर भी कर सकते हो, जिसने ऑब्जेक्ट अपलोड किया है उसके पास एक्सेस है। ये तो सिंपल सिंपल रखा है, बाकी इसमें पॉलिसी बन सकती है पूरी, एक एक ऑब्जेक्ट के बेसिस, ठीक है। वो पूरी तरीके से जैसे आई एम यूजर्स पे गए थे ना, यूजर बनाया था उसके बाद उसे हमने एडमिन बना दिया, उस तरह से आप वहां पर प्रॉपरली सेटिंग कर सकते हो कि किसको किस ऑब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए, वो सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। हम उतना डीप नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डेस्कटॉप इंजीनियर्स जो होते हैं, उनका काम होता है, जो एडमिन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है ये सारी चीजें पॉलिसी वगैरह बनाना, हमारा ये काम नहीं। तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक यूजर्स बेसिस पे हम सर्विसेज देख रहे हैं, ठीक है। तो बकेट ऑनर प्रिफर्ड कर रहे हैं जो बकेट बनाया है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस बकेट के अंदर है तो वो सारे एक्सेसिबल होगा जिसने बकेट बनाया है। तो बी श्योर कि आप जो अकाउंट यूज करो वही अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑप्शन है आपके पास ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर बकेट। ये जो बकेट आप बना रहे हो इस बकेट को पूरी तरीका से पब्लिक एक्सेस देना है या नहीं देना। तो फर्स्ट आप हमेशा यही रखोगे कि ब्लॉक करोगे, क्योंकि पहले लेफ्ट कि हम इस बकेट को पूरी तरीका से पब्लिक एक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो जब बकेट ही आपका पब्लिक एक्सेस नहीं है तो उसके अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी फाइल आप स्टोर करोगे वो सारे फाइल भी पब्लिकली एक्सेस नहीं, ठीक है। ठीक है, बकेट ही पब्लिकली एक्सेस नहीं तो उसका अंदर का फाइल भी नहीं, तो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। बकेट वर्जनिंग ये हम बाद में देखेंगे। टैग्स वगैरह बकेट के लिए आप ऐड कर सकते हो, आप उसका लिख सकते हो ये जो बकेट बनाया है उसका क्या क्या काम है, क्या क्या डाटा इसमें रहेगा, एक्स वाई जेड आप लिख सकते हो। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के कई सारे यहाँ मेथड्स हैं, आप की वगैरह जनरेट करके भी आप इंक्रिप्शन रख सकते हो। अगर आपको की वगैरह उतना आइडिया नहीं है जो सिस्टम डेस्कटॉप इंजीनियर्स वगैरह करते हैं तो टेंशन नहीं, आप ये पहला ऑप्शन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन में भी इंक्रिप्शन सपोर्टेड है, ये AWS की S3 आपको देती है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन। S3 की सर्विस आपको की ऑटोमेटिक जनरेट करके उसकी इंक्रिप्शन कर देती है, ठीक है। और डेटा आपका जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा S3 के अंदर, ठीक है। बाकी आप एडवांस सेटिंग में आप जा सकते हो, यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट लिंक वगैरह ऑप्शन है, लॉक वगैरह, वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है आपको जैसा सेटअप और क्रिएटिंग है, फाइन। क्रिएट बकेट कर देते हैं। बकेट बनाने का कोई चार्जेस नहीं है, एक AWS अकाउंट में एक ही बकेट बन सकता, मतलब 100 बकेट बन सकता है एक AWS अकाउंट के एक रीजन में, आप 100 बकेट बना सकते हैं, बकेट बनाने के कोई चार्ज नहीं। देखो ये हमारा बकेट बन गया, अगर ये नाम अगर कॉमन हो जाता, मतलब किसी भी AWS अकाउंट के साथ अगर किसी ने अगर ये बकेट इस नाम का बकेट बनाया होता और इसी रीजन पे बनाया होता तो ये मेरा नहीं बनता, ये कहता कि भाई दैट
एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, टेस्ट बकेट नाम से कोई ना कोई तो बनाया हो, टेस्ट बकेट इस नाम का तो किसी ने बनाया। पीसीएल डिसेबल फिजेबल रख रहे हैं हम, जस्ट सिंपल हम क्रिएट करके देखें। ये देखो क्या बता रहा है, ये बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, किसी ने बनाया हो, किसी का भी एडब्ल्यूएस अकाउंट होगा, इस रीजन पे उसने टेस्ट बकेट नाम का अपने एक बकेट बना लिया, तो मुझे बनने नहीं। ठीक है, यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द होल एडब्ल्यूएस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द रीजन की बात कर कैंसिल। ठीक है, क्योंकि अख्तर नाम का कोई पर्सन वहाँ होगा नहीं, यूरोप में कौन हो सकता है, तो इस वजह से मुझे आराम से मैं अख्तर नाम से कोई सा भी बकेट बना सकता हूँ। ओके, जस्ट फाइन। अब हम चलते हैं यहाँ पर बकेट के अंदर। बकेट के अंदर जाने के लिए यहाँ आपको जाके क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक इट, यू आर इन द बकेट। यहाँ लिख के भी दिखा रहा है, देखो आपको S3 के अंदर बकेट, बकेट के अंदर अक्सर 3 बकेट के अंदर आप हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ प्रॉपर्टी पे जाकर आप वापस से चीज़ें भी देख सकते हो। बकेट वर्जनिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, एडिट कर सकते हो। टैग डालना है तो बकेट पे टैग डाल सकते हो, इंक्रिप्शन मेथड चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्टोरेज क्लासेस के ऑप्शन है, वो आप चेंज कर सकते हो। सर्वर एक्सेस लॉगिन, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास है बकेट का। ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आज हम देखेंगे। परमिशंस पे भी यहाँ पे जा सकते हो आप। परमिशंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑन है। ठीक है, बकेट पॉलिसी वगैरह हमने कुछ बनाई नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो बकेट पॉलिसी वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जेसन में आप लिख कर भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये तकरीबन डेवऑप्स वगैरह का काम रहता है, हमारा काम नहीं है, जेसन वगैरह जानते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी अगर मान लो आपकी कंपनीज में आ जाता है, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो इस जेसन वगैरह। ठीक है, वहाँ लिखना कि भाई ऐसी कुछ पॉलिसी बनाना चाहते हैं हम बकेट के लिए, कि ये एक्सेस करे वो एक्सेस ना करे, उसको सारे डिटेल अगर आप दे दोगे, सारे आई एम यूज़र की डिटेल्स वगैरह, कि क्या उसकी यूज़र आईडी है, वो सारे डिटेल लिख कर अगर आप चैट जीपीटी को दे दोगे, चैट जीपीटी भी आपको यहाँ से जेसन में लिख के दे देगा, तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो हर चीज़, देखो जरूरी नहीं है सीखना है। अब आप जेसन जाके सीखने लगोगे तो वो डेवऑप्स वाला काम है, वो एक लंबा, फिर अब 6 महीना 8 महीने टाइम लग जाएगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये एडिशनल चीज़ें हैं, सब चीज़ें अब फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे। तो बात क्लियर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे इधर आ जाना है आपको, बकेट पे आ जाएंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पे आने के बाद ही आपके पास अपलोड का ऑप्शन है। आप अपलोड यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मैं यहीं से कर लेता हूँ। कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं। अपलोड पे जैसे जाएंगे तो ये बोलेगा क्या आपको कोई फाइल वगैरह बना, फोल्डर वगैरह बनानी है, कि डायरेक्ट आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड फोल्डर करके आप अलग से फोल्डर भी बना सकते हो बकेट के अंदर। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मल एक फाइल अपलोड करके देखते हैं, तो ऐड फाइल्स करेंगे, और यहाँ से मैं पीपीटी पे आकर एडब्ल्यूएस पीपीटी पे चलता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास S3 स्टोरेज क्लास नाम का एक पीपीटी है, सॉरी पीडीएफ है, इसे मैं अपलोड करूँ। ये 412.1 KB का फाइल है, ये सेलेक्ट हुआ। सेट होने के बाद ये बता रहा है कि कहाँ ये स्टोर होगा, S3 के अंदर अख्तर 3 बकेट नाम का एक बकेट है, वहाँ ये स्टोर होगा। डेस्टिनेशन डिटेल में और फर्दर चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, क्या इंक्रिप्शन वगैरह लगी है, ऑब्जेक्ट लॉक अभी फिलहाल डिसेबल है, बकेट वर्जन आपने डिसेबल कर रखा है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। परमिशंस पे आप जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आपने ACL लगा रखा है, और इस एक ऑब्जेक्ट के लिए अभी जो आप अपलोड कर रहे हो, S3 स्टोरेज क्लास नाम का एक PDF फाइल, उसके लिए कुछ ACL अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा। अभी फिलहाल ACL जो लगा हुआ है, चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड ACL, ये प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि हमारा बकेट ही प्राइवेट है तो ये प्राइवेट रहेगा। अभी फिलहाल हम प्राइवेटली इसे रखेंगे परमिशंस पे, राइट। उसके बाद आप प्रॉपर्टी पे जाओगे, स्टोरेज क्लास यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड करेंगे। वी वांट टू सी व्हाट इज स्टैंडर्ड, कई सारी क्लासेस हैं, आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ से चलो AWS कंसोल पे,
और इसे आप ओपन करोगे और यहाँ पर आप इसे हटाकर S3 लिख दें, यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस होगा S3 का, स्टोरेज क्लास, मोर स्टोरेज क्लासेस, और यहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और नीचे अगर आप आ जाओगे तो कई सारे आपके पास ऑप्शन है स्टोरेज क्लास के, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिलहाल अभी, ठीक है। तो इस पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, और यही सारी जो बात चीज़ है इसी का मैंने एक पीडीएफ बना लिया, क्योंकि वहाँ से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये मैंने पीडीएफ भी बना लिया है, कौन सा स्टोरेज क्लास है, S3 स्टैंडर्ड। तो ये हम फिलहाल यूज़ करेंगे। S3 स्टैंडर्ड पे क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेटा आपका है, जो आप फाइल्स अपलोड करोगे, वो 99.119 टाइम ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल इन द सेंस कैसा है कि आप अगर एक S3 में एक कोई सा भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो तो मिनिमम 3 एबिलिटी जोन या उससे ज्यादा पे हम अवेलेबल कराते हैं। मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी स्टॉकहोम पे हूँ, स्टॉकहोम में S3 की सर्विस पे हूँ, उसमें एक बकेट बनाया है मैंने, और बकेट बनाकर एक डेटा अपलोड किया है। ये आपका S3 स्टोरेज क्लास, ठीक है। स्टोरेज क्लास नाम का एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया। अब ये जो मैंने अपलोड किया है, तो आपको पता है स्टॉक होम के पास 3 एबिलिटी जोन है, ए है, बी है और सी, राइट। तो 1 2 3 हम लिखते हैं। हर एक रीजन में कम से कम 3 एबिलिटी जोन या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जब आपने फाइल अपलोड कर रहे हैं, वो फाइल आपको पूछा नहीं उसने कि भाई किस एबिलिटी जोन में आप अपलोड कर रहे हैं, ये नहीं पूछा उसने, राइट। तो आप जब भी कोई फाइल अपलोड करते हो तो वो कहते हैं अगर आप स्टैंडर्ड अगर चुनते हैं हमारा S3 का सर्विस, उस पे हम 3 एबिलिटी जोन पे उस डाटा को रखेंगे, मतलब उस फाइल को रखेंगे। आपको ये दिखेगा नहीं कि किस एबिलिटी जोन में रखा है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं S3 पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ और जाके एबिलिटी जोन 1 पे चेक करता हूँ, 2 पे चेक करता हूँ या 3 पे चेक करता हूँ, ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं। वो कहते हैं कि वो 3 एबिलिटी जोन पे आपका डाटा रखते हैं। मतलब अगर किसी एक पर आप अपलोड हुआ, बाय डिफॉल्ट आप ये चूज भी नहीं कर सकते कि जोन 1 पे, जोन 2 पे, जोन 3 पे, ठीक है। आपने S3 पे आपने डाटा अपलोड किया, मान लो वो जोन 1 पे किया, तो जोन 2 जोन 3 पे वो कॉपी हो जाएगा, ये वो कहते। और ये होता भी होगा, आपको चेक करने का ऑप्शन उन्होंने अवेलेबल नहीं करा है। बात क्लियर हुई है। इस वजह से ड्यूरेबल है, यानी रिडंडेंसी मेंटेन कर रखी है, क्योंकि एक एबिलिटी जोन पे आपका डाटा नहीं है। हो सकता है किसी कारण से एक एबिलिटी जोन से कोई नेटवर्क इशू हो जाए और उसकी कनेक्टिविटी चले जाए, या फिर कुछ सर्वर वगैरह डैमेज हो जाए जिस पे आपने डाटा रखा था। तो एबिलिटी जोन 2 पे भी कुछ सर्वर है, वहां पे भी डाटा है, एबिलिटी जोन 3 पे भी सर्वर है, वहां पे भी डाटा है। तो मिनिमम ये कहते हैं कि मिनिमम 3 एबिलिटी जोन पे आपका डाटा रहेगा ही। ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। अब किसी में हो सकता है कि 6 पे रह जाए, और उन पे डिपेंड करता है, वो टोटली देयर कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल। आप सिर्फ स्टोरेज क्लासेस चुन सकते हो, यू कांट चेंज मॉडिफाई योर एप्लीकेशन। दूसरी बात है यहाँ पे डिजाइन फॉर एबिलिटी, कि 99.99% आपका जो डाटा है वो अवेलेबल हमेशा रखे। जगह एक होती है रिटेंडेंसी, मतलब ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कि कुछ भी हो जाए आपका डाटा अवेलेबल, डाटा आपका स्टोर रहेगा, मतलब जाएगा नहीं, इसे हम ड्यूरेबिलिटी कह रहे हैं। एबिलिटी इन द सेंस हम कह रहे हैं कि आपको डाटा एक्सेस करना है, जब भी आप एक्सेस करना चाहो 99.99% वो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, मतलब एक्सेसिबल हो जाएगा। ये कह रहे हैं एबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटी अलग अलग चीज है। जरूरी नहीं कि कोई डाटा आपका रिडेंडेंसी पे है, रिडेंडेंट है, तो अवेलेबल भी हो जाए। आपने अवेलेबल किया ही नहीं, सिक्योर करके रखा है, राइट। तो ये जो एबिलिटी कह रहे हैं कि आपका डाटा तो ड्यूरेबल रहेगा, 99 पॉइंट, वो कह रहे हैं 99.119 से 11 टाइम डाटा आपका ड्यूरेबल है, डाटा जाने वाला नहीं। 3 एबिलिटी जोन पे हम रखते ही रखते हैं। साथ साथ इस डाटा को अगर आप एक्सेस करना चाहो तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपको डाटा एक्सेस ना कर पाओ। 99.99% आपका डाटा आप हमेशा एक्सेस कर पाओगे, ये वो कह रहे हैं।
उस तरह से एसएलए भी दिया है उन्होंने, अवेलेबिलिटी एसएलए कि 99.9% हम डाटा आपका अवेलेबल कराएंगे, हमेशा रहेगा। एसएलए सर्विस लाइन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने दे रखा है, तो इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम होगा तो यू कैन चार्ज अ पेनल्टी, उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। इससे कम नहीं होगा, एसएलए भी दे रखा है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। एलटी जोन मिनिमम 3 या फिर 3 से ज्यादा पे आपका डाटा अवेलेबल रहेगा, इस स्टैंडर्ड पे। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्ज नॉट एप्लीकेबल है, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टोरेज रख रहे हो तो कम से कम इतने दिन के लिए रखना पड़ेगा, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। कोई फिक्स नहीं है, आप डाटा रखो 5 मिनट बाद डिलीट कर दो, उसके लिए कोई चार्ज, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई डाटा रखना है तो आपको 1 डे का चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 5 GB फ्री है यहाँ, जितना स्टोरेज रहेगा जितना रहेगा वैसा चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। तो ऐसा डाटा ना हो वैसा, मतलब मैं एक चीज क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो 6 GB का आपने डाटा रखा, तो 1 GB एडिशनल होगी। और 1 GB आपने 5 मिनट का रखा तो वो पर आवर के हिसाब से उनका चार्जेस है, तो फिर वो आपको चार्ज देना। ऐसा नहीं है कि कम से कम एक दिन का चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। दैट डिपेंड, उसका आप चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। रिट्रीवल चार्ज नॉट एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई डाटा आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके लिए अलग से चार्ज चलेंगे। लाइफ साइकिल ट्रांजिशंस आप हमेशा के लिए रख सकते हो, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है कि आपको हटाना पड़े। क्लियर है ये बात? किसी का पीडीएफ कर रखा है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं, तो वहां से मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं, S3 स्टैंडर्ड हम चूज कर रहे हैं। तो S3 स्टैंडर्ड है, जनरल पर्पज के लिए है। फर्स्ट बाइट लेटेंसी आपके मिली सेकेंड्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी है, 3 एबिलिटी जोन पे रहती है। 99.11 टाइम ये बताते हैं कि ड्यूरेबल है, मतलब रिडंडेंट है। एबिलिटी हमेशा 99.99% है कि जब भी चाहो एक्सेस कर लो। एबिलिटी एसएलए भी दे रखा है उन्होंने सर्विस लेवल एग्रीमेंट की, इससे कम अगर आपको एबिलिटी मिलेगा तो आप उनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा सकते हो। एबिलिटी जोन मिनिमम 3 जोन, ग्रेटर देन 3 जोन, बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। क्लियर है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर भी जाकर, सिंपल S3 लिख देना, aws.amazon.com/S3। जैसे आप S3 लिख दोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, या फिर आप कंसोल पे भी जाकर S3 सर्च करोगे तो फिर आपको मिल जाए डॉक्यूमेंटेशन। और ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी डिटेल वगैरह में है, जैसे कि जनरल पर्पस जो है उसका क्या मतलब निकलता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जनरल पर्पस का क्या मतलब है। अमेजोन S3 इंटेलिजेंस टेस्टिंग की जो आपकी स्टोरेज है उसकी क्या यूसेज है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, किस टाइप के डाटा के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। बट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अभी फिलहाल हम S3 स्टैंडर्ड की बात करें, डन। तो हम स्टैंडर्ड ही चुन लेते हैं, हम जो डाटा जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो S3 स्टैंडर्ड पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बकेट के हिसाब से ये पॉलिसी है स्टोरेज का। एक बकेट को आपको, ऐसा नहीं है कि एक बकेट आपका स्टैंडर्ड में है तो फिर आप दूसरे में नहीं जा सकते। ये बेस अपॉन योर डाटा, एक बकेट पे आपके कई सारे डाटा हो सकते हैं, यानी कई सारे फाइल्स हो सकते हैं। जो कुछ फाइल्स होंगे जो हमेशा एक्सेसिबल चाहिए उसे आप स्टैंडर्ड पे रखना, कुछ फाइल्स आपके बैकअप है जिससे आपको एक्सेस वंस करना है ईयरली 1-2, तो इसमें आपको दूसरे सर्विस क्लासेस भी चूज करना। दिस इज नॉट अ सेटिंग ऑफ द बकेट, दिस इज द सेटिंग ऑफ योर ऑब्जेक्ट यू आर अपलोडिंग इन द बकेट। क्लियर है ये बात? ऐसा नहीं है कि कोई बकेट के कोई स्टोरेज क्लास चुन रहे हो, आप किसी हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्टोरेज क्लास में भी डाल सकते हो विद इन द सेम बकेट, ठीक है। सर्वर साइड इंक्रिप्शन ये आप हमेशा रखना, ये ऑप्शन है। द स्पेसिफिक इंक्रिप्शन की इज यूज टू इंक्रिप्ट ऑब्जेक्ट बिफोर स्टोरिंग देन इन AWS इन द Amazon S3। तो आप जिस तरह से पॉलिसी बनाओगे उसी करो, डोंट स्पेसिफाई इंक्रिप्शन की। तो ये मैं रखता हूँ क्योंकि Amazon S3 खुद का इंक्रिप्शन करता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन आप चुन लेंगे, क्योंकि बिकॉज मैंने कोई की वगैरह जनरेट नहीं की थी। बाकी टैग्स वगैरह आप इसके लिए रख सकते हो, आप जो फाइल अपलोड कर रहे हो यानी जो ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो उसके लिए आप टैग वगैरह डाल सकते हो। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट द डाटा, कि जैसे कि एक फाइल है, इस फाइल का एक मेटा डेटा हो,
मेटा डेटा इन द सेंस कि इसका नाम क्या है, इसका साइज क्या है, कब मॉडिफाई हुआ, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज की जो चीजें जो हम देखते हैं किसी भी फाइल के अंदर, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं इन द केस ऑफ एडब्ल्यू। ठीक है, जैसे कि एक फाइल, इस फाइल की अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाऊं, प्रॉपर्टी पे जाकर ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, साइज क्या है, क्रिएटेड कब किया गया था, ठीक है, और भी कई सारी जो चीजें होती है, और पीडीएफ है कि जेपीजी है, ये सारी चीजें जो है ये आपकी मेटा डेटा पे आती है। तो मेटा डेटा जो है ये मेटा डेटा खुद पे खुद जनरेट करता है। इसे दो किस्म के मेटा डेटा होते हैं, एक सिस्टम जनरेटेड मेटा डेटा होता है और एक यूजर डिफाइंड मेटा डेटा होता है। सिस्टम डिफाइंड मतलब एक फाइल आपने अपलोड किया, यानी एक ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया, तो उसकी जो साइज हो गई है ना, उसका नाम हो गया, ये सारी चीजें सिस्टम जनरेटेड मेटा डेटा में आ जाती है। बाकी आप मेटा डेटा खुद से भी ऐड भी कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज हैं जो आप मेटा डेटा में डालना चाहते हो, ठीक है, वो भी सारी चीजें डाल सकते हो। इज डिपेंड अपॉन डेटा अबाउट द डेटा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप मेटा डेटा में डालना चाहते हो, उसके लिए आपको ऐड मेटा डेटा पे चलना पड़ेगा। और ऐड मेटा डेटा में यहाँ पर एक बार अगर मेटा डेटा आपने डाल दिया, उसके बाद फिर मेटा डेटा आप चेंज नहीं कर सकते। इस ऑब्जेक्ट के लिए मेटा डेटा चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसकी कॉपी, इस फाइल की एक कॉपी बनानी पड़ेगी, इस फाइल की कॉपी बना के उसका मेटा डेटा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने मेटा डेटा बना लिया, सिस्टम डिफाइंड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं यूजर मेटा डेटा बनाना चाहता हूँ, ये रहेगा ही रहेगा आपका। और इसके साथ मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसको, सी सी एन ए का पार्ट है ये, ठीक है, इसका नाम मैं लिखता हूँ। जैसे ये फाइल जो है हमारा स्टोरेज, सॉरी सी सी एन ए का नहीं, ए डब्ल्यू एस का ये फाइल है, ए डब्ल्यू एस का ये फाइल है। और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, मान लो कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं, स्टोरेज क्लास में डालना चाहता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा, मेटा डेटा ये सब नहीं रहता है, ठीक है। मेटा डेटा कुछ और, डेटा अबाउट डेटा, मैं बस जनरल समझाने के लिए डेटा लिख दे रहा हूँ, स्टोरेज डेटा। अब आप इसे अपलोड करेंगे तो ये आपका डाटा फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगा, जिसे हम यहाँ फाइल नहीं कहते, ऑब्जेक्ट कहते हैं इन द केस ऑफ ये ऑब्जेक्ट इज सब। डेटा मत बोलने चल जाना वहाँ पर, तो लोग बोलेंगे कि देखो ये ढंग से लगता है, तो S3 वगैरह AWS वगैरह नहीं पढ़ा होगा, इसी वजह से ये डेटा का है। तो आपको दिखा रहा है कि ये आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसे, और यहाँ से क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं। अब जैसे आप बाहर करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप हो कहाँ, बकेट के अंदर, अक्टर 3 बकेट के अंदर है। अक्टर 3 बकेट के अंदर एक फाइल यानी एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, इसके बारे में भी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो बी श्योर कि जैसे कि मान लो मैं S3 के अंदर हूँ, S3 के अंदर यहाँ पर आप जाकर इसके कंसोल पे आ गए, आप S3 के कंसोल पे आ गए। कंसोल पे आने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली S3 सर्च करके। जैसे S3 सर्च करके आप जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पर, कितने सारे बकेट बने हैं, ये सारे बकेट्स हैं। किसी भी बकेट का डिटेल लिखना है उसे मान लो आप सेट करो। सेट करने के बाद यहाँ पर आप अंदर जा सकते हो। जैसे आप अंदर जाते हो तो अभी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये सब जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो दिखाई जाएगी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो दिखाई देगी ये बकेट की प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी, ठीक है। उस तरह से अगर किसी को सेलेक्ट करके आप उसके अंदर जाते हो, यानी किसी फाइल को यानी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अंदर जाते हो, उसके बाद जो डिटेल्स दिखाई जा रही है, ये सब सारी साइज वगैरह ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, ये आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाई जा रही है। देखो मैंने एक मेटा डेटा बनाया था, तो ये मेटा डेटा एक यूजर डिफाइंड मेटा डेटा अवेलेबल है। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम डिफाइंड मेटा डेटा ये बाय डिफॉल्ट आएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। बात यहाँ क्लियर है। परमिशंस वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो ये बाद में हम देखेंगे। फिलहाल हम वापस चलते हैं अख्तर 3 बकेट के अंदर, तो यहीं से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो, अख्तर 3 बकेट में एक ही फाइल है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप क्रिएट फोल्डर भी कर सकते हो, यू कैन गो हियर क्रिएट फोल्डर, और यहाँ पे एक नाम मान लो आप रख दो कि एडिशनल डाटा नाम का एक मान लो फोल्डर बनाते हो एडिशनल।
तो सेम फाइल भी आप वहां पर रख सकते हो विद द सेम नेम, क्योंकि फोल्डर अलग है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर लेता हूँ। मैंने क्रिएटेड फोल्डर, आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है जो आपको स्लैश से दिखाया जा रहा है। स्लैश इन द सेंस ये उन्होंने लिनक्स से लाया है। लिनक्स में भी इस तरह से स्लैश दिखाया जाता है, यानी उसके अंदर वो फाइल्स, ठीक है। यानी ये एक फोल्डर, और सिंबल भी देखो एक फोल्डर का लेकर आए हैं, ये विंडोज से लेकर आए हैं। और ये जो स्लैश वाला ऑप्शन है, स्लैश वाला ऑप्शन जनरली आपको लिनक्स से लेकर आए हैं। अब आप इसके अंदर जाके सेम फाइल भी आप स्टोर कर सकते हो, डजेंट मैटर। आप यहाँ से अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद ऐड फाइल्स पे करो। ऐड फाइल्स के बाद सेम S3 स्टोरेज को हम कर रहे हैं, और यहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये अब चेक कर लेना, प्रॉपर्टी में स्टोरेज क्लास आपका स्टैंडर्ड ही चुना होना चाहिए। बाकी जो है उसकी, उसको फिलहाल अभी यूज मत करना। अगर मैंने आपको नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया, तो उसे यूज मत करना। बाकी मेटा डेटा वगैरह मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, तो ये फाइल भी आपका अपलोड हो जाए। यू कैन सी उस फोल्डर के अंदर, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका सेम फाइल अपलोड हो चुका है। अगर इससे बाहर आप निकलेंगे, देखो एडिशनल डाटा के अंदर आपका सेम फाइल आपका अपलोड हो चुका है, यानी सेम ऑब्जेक्ट अख्तर डॉट बकेट के अंदर भी S3 स्टोरेज क्लास PDF भी स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसका साइज अगर आप देखना, S3 स्टोरेज क्लास डॉट PDF का साइज 412.1 KB, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ HTML के अंदर जाकर सेम नाम रखूँ। पहले मैं IPv6 को कॉपी कर लूँ, कॉपी कर लिए। अब इसका नाम को मैं रीनेम करता हूँ, HTML पे चलते हैं, और IPv6 कॉपी का नाम सेम रख देते हैं, सेम नाम, ठीक है। अब इसकी साइज देखो 647 KB, ठीक है। अब मैं यहाँ चलता हूँ AWS पे, अपलोड पे चलता हूँ, ठीक है, और फिर ऐड फाइल पे चलता हूँ, और यहाँ से HTML पे जाकर स्टोरेज क्लास सेट करता हूँ, जो कि दूसरी साइज का है, 647 साइज का, वो 440 का है। इसे मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मुझे कोई भी चीज़ मैं चेंज नहीं करता हूँ, बस प्रॉपर्टी जाके चेक कर लेता हूँ कि स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो मैं सीधा सीधा अपलोड कर दूँ। मैंने अपलोडेड एंड आई विल कम बैक। अब आप देखो आपका S3 स्टोरेज क्लास का जो दूसरा पहला जो फाइल था वो चला गया, और नया फाइल आ गया 646.1 KB का। अब वो जो फाइल गया वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते, ला नहीं सकते, ये ऑप्शंस नहीं। तो अपलोड मतलब मॉडिफाई हो गया, पुराना चला गया, नया आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर ऐसी ऑप्शंस नहीं, जैसे कि विंडोज पे अगर हम कोई एक फोल्डर के अंदर अगर सेम नाम का दो फाइल स्टोर कर रखे, सेम नाम का, ये जो सेम नाम का एक फोल्डर के अंदर, तो बोलता है कि दैट जब भी कॉपी करेंगे आप, तो आपको क्या ऑप्शन बताएगा कि दिस फाइल ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना, दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शंस नहीं दिखाता। यहाँ सीधी बात है, अगर आपका नाम सेम है, जिसे हम यहाँ पर की कहते हैं, इस नेम को हम कहते हैं की, यहाँ पर नेम नहीं कहते। अगर ये की अगर आपका सेम है, आप एक नया फाइल अपलोड कर रहे हो, यानी नया ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो जिसका की ऑलरेडी मैच कर रहा है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, नया वाला आ जाएगा, पुराना वाला चला जाएगा। अब जो पुराना वाला जो जाएगा वो आप रिकवर नहीं कर सकते, जनरल नहीं कर सकते हैं। बाकी वर्जन वगैरह आप इनेबल करके, वर्जन में कुछ ऑप्शन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, वी विल सी इट इन द वर्जन। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ ऑप्शन नहीं पूछेगा कि भाई ऐसा फाइल ऑलरेडी सेम नाम का अवेलेबल, सेम नेम का अवेलेबल है, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं बताएगा, वो सीधा सीधा रिप्लेस मार देगा, ठीक है, और नया फाइल आपका आ जाएगा, पुराना डाटा गया। लेकिन एडिशनल डेटा फोल्डर के अंदर सेम नाम का हमने ऑब्जेक्ट रख लिया था, बिकॉज वो फोल्डर अलग है।
फोल्डर के अंदर तो रख सकते हो ना सेम नाम, तो सेम वही विंडोज वाला कंसेप्ट। अब ये सब क्यों इन्होंने पेच करके रखा है कि सेम की वाली चीजें, एक ही की वाली चीज एक बार ही रहेगी, वन टाइम ही रहेगी, कॉपी करके नहीं रख सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम क्यों रखता है, ये आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि वाई द बकेट नेम इज यूनिक इन द एवरी रीजन, एंड वाई द की मतलब नेम ऑफ द फाइल या फिर की कहते हैं, की ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट विद द सेम विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट। की भी डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा क्यों? यानी की भी यूनिक होनी चाहिए तो इन साइड द बकेट। सेम की का दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो सकता विद इन द सेम बकेट के अंदर। ये बात अलग है, आप फोल्डर बना बनाकर अलग कर दो, वो बात अलग है, लेकिन जनरल इन द केस वो नहीं हो सकता। अब ऐसा सिस्टम क्यों बना कर रखा है, ये थोड़ी देर बाद जब मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आपको दिखाऊंगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों रखा है। फिलहाल ये पॉइंट को आप याद रखो। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़े? ओके। तो स्टोरेज क्लास के बारे में अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज क्लास, तो स्टोरेज क्लास में S3 स्टैंडर्ड आपको फिलहाल अभी समझ में आया कि ये क्या करते हैं। बाकी स्टोरेज क्लास में हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम धीरे थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, पहले चीजें और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये एक आपने स्टोर किया है डाटा ऑब्जेक्ट, इस पे आप क्लिक करके अगर अंदर भी जाओगे, डायरेक्टली भी जा सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक URL मिलेगा, ऑब्जेक्ट URL, जो मैं आपको कह रहा था कि S3 में कोई सा भी फाइल ऑब्जेक्ट आप स्टोर करते हो, वो आप इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि AWS कंसोल के थ्रू ही जाके देखना है, या फिर EC2 इंस्टेंस चला कर ही आप देख सकते हो, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन सी द URL, एक URL। अब URL पे भी आप इसे आप ओपन करोगे कॉपी करके, मान लो मैं ओपन कर, ये आपका ओपन नहीं हो इंटरनेट के थ्रू, देखो एरर बता। अभी क्यों बता? क्योंकि आपको पता है कि हमने जो बकेट बनाया, एसटी स्टोरेज क्लास, जो डॉक्यूमेंट हमने रखा है ऑब्जेक्ट, वो अक्तर 3 बकेट के अंदर रखा है। अक्तर 3 बकेट जो है वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखा है, और साथ साथ ये जो फाइल मैंने रखा है ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं। अगर मैं इस फाइल को सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैं देखो कहाँ हूँ, अब इससे ध्यान लगा लेना, या फिर इससे भी देख सकते हो कि मैं S3 स्टोरेज क्लास डॉट PDF इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ जाकर परमिशन पे जा रहा हूँ, तो आपको ACL में क्या लिख कर दिखा रहा है, यू कैन सी इन एडिट ऑप्शंस, कि आपको दिखा रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऑनर है और एवरीवन पब्लिक फिलहाल आपके पास अवेलेबल नहीं, नहीं पब्लिक एक्सेस आपने नहीं दे रखा, राइट, यही दिखा रहा है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को परमिशन देना चाहते हो तो वापस से आप S3 स्टोरेज क्लास पे आओ और बकेट पे आ जाओ, उस फाइल को, इस ऑब्जेक्ट को सेट करो, एंड यू हैव द एक्शन हियर टू मेक पब्लिक यूजिंग ACL। लेकिन आप इसे दोगे तो भी नहीं, मेक एज अ पब्लिक, यू कैन सी फेल टू पब्लिक एक्सेस। ये क्यों एक्सेस नहीं है? क्योंकि आपने जो बकेट बनाया है वो बकेट जो है वो पब्लिकली एक्सेस ही नहीं है, तो उसके अंदर का ऑब्जेक्ट को कैसे आप एक्सेस दे सकते हो? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बकेट को पब्लिकली एक्सेस देना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर की जो ऑब्जेक्ट है उसे पब्लिकली एक्सेस दो। इससे ये रिस्क नहीं हो जाता है कि आप, जैसे कि आपको लगेगा अरे यार मैंने तो बकेट को ही पब्लिक एक्सेस दे दिया, अब बकेट के अंदर कई सारे मेरे फाइल्स हैं, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट, अब मैंने बकेट को पब्लिकली एक्सेस दे दिया, तो मेरे सारे बकेट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो पब्लिक एक्सेस हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। आप एक एक ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक ऑब्जेक्ट को पब्लिक एक्सेस दे दो और दूसरा ऑब्जेक्ट को आप प्राइवेट भी रख सकते हो,
यू कैन कंट्रोल इट थ्रू द ACL। इसी वजह से मैंने आपको बोला था ACL हमेशा इनेबल रखना जब भी बकेट बनाओ, क्योंकि ACL के थ्रू अब हर एक ऑब्जेक्ट में आप पॉलिसी लगा सकते। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं कि बकेट को पब्लिक कर दिया, उसके अंदर बहुत सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे फाइल्स थे, कुछ पब्लिकली एक्सेस थे, कुछ पब्लिकली एक्सेस नहीं है। अब सारे फाइल मेरे फाइल्स जो हैं जो बकेट के अंदर हैं वो सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अब हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग हिसाब से पॉलिसी दे सकते। ठीक है, तो घबराना नहीं है बकेट को पब्लिक एक्सेस देने। तो पब्लिक एक्सेस कैसे देना है, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्लोज कर लो। क्लोज जैसे कर लोगे बकेट में चल जाओ वापस। अभी देखो बकेट के अंदर इसी वजह से आपको डेटा वगैरह फाइल्स दिखा रहे हैं। बकेट में जाओगे, उस बकेट को सेट करोगे, या फिर उसके अंदर चल जाओगे बकेट के अंदर। बकेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको परमिशंस का ऑप्शन, परमिशंस में यहाँ पर आपको ब्लॉक पब्लिक एक्सेस का ऑप्शन, यहाँ से आप एडिट करोगे और इसे अनचेक करोगे। व्हेन यू अनचेक एंड सेव चेंज, तो ये बोलेगा भाई कंफर्म करो पब्लिकली आप एक्सेस दे रहे हो, बाद में मुझे मत बोलो। अपडेटिंग द ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट विल अफेक्ट दिस बकेट एंड ऑन एंड ऑल ऑब्जेक्ट विद इट। अगर आपने हर एक ऑब्जेक्ट पे ACL नहीं लगाया, आप अगर ऑब्जेक्ट पे ACL ऑप्शन अगर नहीं लगाते अब बकेट बनाने के टाइम में, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ऑब्जेक्ट होते वो सारे ऑब्जेक्ट आपको पब्लिकली एक्सेस हो जाते इस बकेट के अंदर। लेकिन हमने ACL लगा रखा है तो वी कैन कंट्रोल इट। ठीक है, इसमें रिजल्ट टू सम ऑब्जेक्ट बिकमिंग पब्लिक, इसी वजह से वो सम लिख रहे हैं। आपने ACL वगैरह सेटिंग नहीं कर रखा है तो ये कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे, जैसे पब्लिकली एक्सेस वाला सिस्टम आपने नहीं रखा है, ACL नहीं लगाया है, तो वहां दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप कंफर्म करो, मैं कंफर्म करता हूँ, दिस डन। अब हमने बकेट को पब्लिकली एक्सेस दे दिया, तो आप ऑब्जेक्ट में वापस ऑब्जेक्ट में आने के बाद S3 स्टोरेज क्लास, इसको इसका URL अभी फिर आप कॉपी करके डालोगे, फिर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। जब एक्सेस है नहीं है ना, मैं नया टैब में भी करके दिखा देता हूँ। ये नहीं एक्सेस, क्योंकि हमने ACL लगा रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेस नहीं। बहुत समझ रहे हो, बकेट तो पब्लिकली एक्सेस हो गया, लेकिन उसके अंदर जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो S3 स्टोरेज क्लास, वो हमारा पब्लिकली एक्सेस नहीं, क्योंकि हमने ACL लगा रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखो अख्तर 3 बकेट के अंदर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे, और अब जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो यहाँ पे परमिशंस का ऑप्शन यू कैन सी, तो यहाँ से परमिशंस वगैरह मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एडिट पे जाकर आप यहाँ पर एवरी वन पब्लिक एक्सेस रीड कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से अगर सिंपल अगर करना चाहो तो बकेट के इसे बकेट के अंदर जाना, बकेट के अंदर जाकर इसको सिलेक्ट कर लेना ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर आपके पास एक्शंस का ऑप्शन है, इधर से जाकर मेक पब्लिक यूजिंग ACL कर दें। कि जैसे आप कर दोगे और मेक पब्लिक कर दोगे तो आपका देखोगे कि एक्सेस हो गया। अब आप वापस से इसे क्लोज करो, स्टोरेज उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और परमिशंस पे जाकर आप एक बार ACL चेक करो एडिट पे, तो देखो कि ये रीड का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने दोनों जगह से आपको दिखा दिया। अब अगर आप इस URL को, इस ऑब्जेक्ट की इस URL को कॉपी करके अगर आप ओपन करोगे, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी इस फाइल को, देखो स्टोरेज क्लास में मैंने IPv6 डाल दिया था, IPv6 का जो हमारा PDF था उसका नाम हमने स्टोरेज क्लास डाल दिया था, इस वजह से हमारा IPv6 ये समझ में आया आपको, डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं, आगे बढ़े तो चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सिखाता हूँ। मान लो अगर आपको एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, यानी कुछ ऐसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, इसमें कोई डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं, एक सिंपल सा एक वेबसाइट है, उसमें कुछ वीडियोस वगैरह आप डालना चाहते हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालना चाहते हो या कुछ इमेज वगैरह डालना चाहते हो, तो नॉर्मली आप डाल सकते हो, इवन दो यू कैन ऐड योर CPO।
स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग काफ़ी सिंपल, आप ऐसा कर सकते हो। जैसे अपने सीवी वगैरह के लिए अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, जब हम यहाँ पे राउट 53 करेंगे तो आपको सीवी वगैरह डालना भी सिखा दूंगा। अभी सिंपल समझते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है वेबसाइट पे, लोग जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, बस इतने काम। कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है। डेटाबेस इन द सेंस, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देता है, यूज़र नेम पासवर्ड बनाते हो, और उसके बाद फिर आप लॉगिन करते हो। उसके बाद आपके पास जो भी एक्सेस रहेगा वो एक्सेस होता है, तो वो डेटाबेस वाला है, वो ऐसे नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो S3 आपको स्टैटिक वेबसाइट की सपोर्ट देती है। अभी आप वेबसाइट भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो HTML पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दे देगा। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो विंडोज सर्वर पे जाते हैं, जो IIS की सर्विस जब इंस्टॉल करते हो, तो उसका फाइल जो बनता है डब्ल्यू रूट पे, उस फाइल को भी आप कॉपी करके ला सकते हो। तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, ये विंडोज वाला है, नोट पैड पे। ओपन बाय, पीछे ओपन बाय, ये देखो, ये HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसे बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ, और वहां से इमेज को भी उठा के ला सकते हो। इस इमेज पे अगर कुछ एडिट वगैरह करना चाहो तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। ये काफी स्लो खुल रहा है कि ये इमेज पे मान लो आप अपना कुछ नाम वगैरह लेना चाहते हो, वो इमेज पे एडिट करके नाम वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल चीज़ पे ये। उस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। उसने एक प्रोग्राम मुझे दिया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम PDF फाइल, वायरलेस नाम का एक हमारा डॉक्यूमेंट है, जो वायरलेस की इंफॉर्मेशन है, उसका हम PDF स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू खोलेंगे। उसको सेव करने का प्रोसेस पता है, नोटपैड पे प्रोग्राम आप लिख सकते हो। नोटपैड पे आप फाइल करोगे, सेव एज करोगे, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सेव एज पे जाकर यहाँ पे ऑल कर लेना। ऑल करने के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ लिख देना, तो वो आपको HTML फॉर्मेट में सेव हो, जस्ट लाइक HTML फॉर्मेट में सेव। तो ये वाली चीज़ है, जो प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ, ये प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ। इसके अंदर जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, wireless.pdf, क्योंकि ये PDF फाइल है, इस वजह से .pdf है। ये नाम ऐसा नहीं कि W स्मॉल में हो, यहाँ पे W कैपिटल में हो, तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये चाहिए तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो, तो ये फाइल वगैरह मैं भेज दूंगा आपको। सबके लिए, यूट्यूब से भी जो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसे कैसे करना है, इसका सबसे पहला आपका जो रूल्स है, नंबर 1 रूल्स, कि जो बकेट आप बनाओगे, जो भी बकेट आप बनाओगे वो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसे पब्लिक एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट पे। ठीक है, और जो भी आप फाइल्स यहाँ पे अपलोड करो, वेबसाइट के लिए आपको 2 फाइल मेनली चाहिए, एक इंडेक्स फाइल चाहिए, अगर कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ डाल रहे हो तो डॉक्यूमेंट भी होना। फिर दोनों जो फाइल आप S3 पे डालोगे, जिस भी बकेट के अंदर, ये दोनों भी पब्लिकली एक्सेस, यानी पब्लिक उसको अलाउ होना। तो अभी फिलहाल हमारा जो बकेट है, अख्तर 3 बकेट, ये बकेट अपना पब्लिक एक्सेस है, हमने इसकी परमिशन दे रखी है। अब जो 2 फाइल हम अपलोड करेंगे, वो 2 फाइल को फिर पब्लिक एक्सेस देंगे ACL के थ्रू। क्लियर है ये? तो बकेट के आप परमिशंस पे जाके देखो, तो पब्लिक एक्सेस अलाउड है ना, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, ये आपका ऑफ है, यानी पब्लिक एक्सेस अलाउड। सॉरी,
बकेट पे चलते हैं। यहीं पर ही मैं 2 फाइल अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड के लिए यहाँ अपलोड दबाएँगे, ऐड फाइल डायरेक्टली करना है आपको। तो इंडेक्स एक फाइल चाहिए होगा, साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट आप खोलना चाहते हो दोनों फाइल आपको चाहिए होगा, आप ओपन करेंगे। दोनों फाइल आपका सिलेक्ट हो गया है, एक 1.9 एमबी का है और इंडेक्स फाइल 190 केबी 190 बाइट का है। फाइल परमिशंस पे जाकर आप यहीं से डायरेक्ट परमिशन दे सकते हो, ग्रांट पब्लिक एक्सेस का। आई अंडरस्टैंड, इसे आपको चेक क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, देखने दो। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो फिर वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी पे जाकर यहाँ पर आप अपना ज़ोन ये स्टोरेज क्लास सेट कर लोगे, स्टैंडर्ड ही कर लेते हैं हम। बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, टैग वगैरह मेटा डाटा कोई टेंशन नहीं, अपलोड कर दिया मैंने। अब ये दोनों फाइल जो है वो पब्लिकली एक्सेस आपके हो चुके हैं। अब आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करना है, तो वो कैसे करना है? यहाँ से बाहर निकलेंगे, बकेट पे ही रहेंगे, बकेट पे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे। व्हेन यू गो टू द प्रॉपर्टी सबसे नीचे आ जाना है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सबसे नीचे आना है, ठीक है। इस पे जाकर आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ इनेबल करेंगे। बाकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, आपका इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स। तो इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स कौन सा है आपका, कौन सा मेन HTML प्रोग्राम कहाँ लिखा हो, उस फाइल का नाम बता। उस फाइल का नाम हमारा ये इंडेक्स डॉट HTML, यही फाइल जो हमने स्टोरेज पे डाला था। तो वहाँ पे आई कैपिटल है तो आई कैपिटल लिखना है, एज इट इज लिखना है। एरर डॉक्यूमेंट डालने की आपको ज़रूरत नहीं, जो 404 एरर आता है, अगर उसका भी डालना चाहते हो उसके लिए भी HTML प्रोग्राम लिख के डाल सकते हो। वी डोंट नीड दैट। सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे आपने सेव चेंजेस किया, इसे आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे। जैसे सबसे नीचे आ जाएंगे आपको एक URL दिया गया है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ URL। यू कैन सी द URL। इस URL से आपका वेबसाइट खुल जाएगा, स्टैटिक वेबसाइट खुलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं। तो क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड ऐसा प्रोग्राम लिखा गया, जैसे आप करोगे तो आपको ये वायरलेस का डॉक्यूमेंट मिल रहा है। इसमें डेटाबेस नहीं चला सकते कि आप यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आप ऑथेंटिकेट कराओ, ये सब काम नहीं कर सकते, सीधा सीधा। इसके जगह में आप अपना CV भी डाल सकते हो, अगर आप प्रोग्राम लिखते हो डायरेक्टली कि जैसे ही आपका URL ये खोलेगा कोई भी इंसान, तो वो आपका CV दिखाएगा। साथ साथ CV के साथ आप बहुत सारे ऑप्शंस भी डाल सकते हो, जैसे कि आप CV के लिए अलग कॉलम बना सकते हो, ठीक है। कि CV देखना है तो यहाँ क्लिक करें, सर्टिफिकेशंस मैंने क्या क्या कर रखी है अगर वो देखना है तो यहाँ क्लिक करें, ठीक है। उसमें आपको सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आप अपना डाल सकते हो। तो वो भी अच्छा रहता है स्टैटिक वेबसाइट पोस्टिंग के लिए। CV वगैरह में आप दे सकते हो कि भाई मेरा खुद का एक तो वेबसाइट है, AWS में अपने स्टैटिक वेबसाइट पर डाल रखा है, क्योंकि इसके लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई EC2 इंस्टेंस रन नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टोरेज यूज़ कर रहे हो। स्टोरेज 5 GB फ्री है। अगर कोई खोलेगा डाटा देखेगा, जो भी डाटा देखेगा तो उसका एक चार्ज लगेगा, ठीक है। ऐसे 5 GB का आपको फ्री है टोटली, ईयरली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जितना अच्छा HTML प्रोग्राम लिख सकते हो आप लिख सकते हो, अगर इफ़ यू नो अबाउट द HTML प्रोग्रामिंग। अदरवाइज यू डोंट नो कि आप चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हो। चैट GPT से यूज़ करके आप अपना सारा रिक्वायरमेंट लिख देना कि भाई मैं ऐसा थोड़ा सा एक वेबसाइट सिंपल सा बनाना चाहता हूँ, वो लोगो वो लगाना चाहता हूँ। तो देखने में अच्छा, ये काफ़ी बेकार सा दिख रहा है ना, एक वाइट अजीब सा पेज कि डाउनलोड वायरलेस नोट्स, और वहाँ पे क्लिक किया टू व्यू डाउनलोड। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लोगो वोगो लगा के आप बना सकते हो, राइट। अपने CV के लिए अपना फ़ोटो वगैरह डाल सकते हो वहाँ पर, और अपनी सर्टिफिकेशंस वगैरह के लिए भी कॉलम वगैरह लगा सकते हो। CV देखने के लिए यहाँ जाएँ, सर्टिफिकेशन देखने के लिए यहाँ जाएँ, क्या अवार्ड्स अचीवमेंट है, क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया आपने, क्या अचीव किया है, वो सारी चीज़ें आप अच्छा सा डिज़ाइनिंग बना सकते हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बना लेना, तो आप आराम से 100 MB 200 MB का डाटा यूज़ कर सकते हो। 5 GB फ्री है तो बेफिक्र रहो, आराम से अच्छा से बना सकते हो। चैट GPT का यूज़ करके भी बना सकते हो, ठीक है। या कोई दोस्त वगैरह आपका अगर सॉफ्टवेयर वेब HTML प्रोग्रामिंग वगैरह लिखता हो तो उसका भी हेल्प लेके कर सकते हो, फ्री है ये, ठीक है। तो ये हुआ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ,
यूआरएल की तरफ अगर हम चलेंगे तो अब यूआरएल देखो यहाँ पर, इसका यूआरएल क्या दिया है, इन्होंने दिया है not1amazon.com EU। ठीक है, ये उसका वेबसाइट्स, ये यूआरएल उन्होंने दिया है। ये यूआरएल अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर, बाकी मैं बंद कर देता हूँ, तो काफी ज्यादा खुला। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं EC2 करके न्यू टैब में खोल दूँ तो मेरा वही रीजन खुलेगा, स्टॉकहोम वाला। और यहाँ पर मैं सीधा सीधा AWS पे इस पे चला जाऊँगा, होम पेज। तो आप ये देखो, EU-Not1 Amazon.com, EU-Not1 Amazon.com, ठीक है, Amazon AWS.com ये है। और यहाँ पे भी देखो वही, राइट। तो ये जो यूआरएल उन्होंने डाला है, ये यूआरएल उनका अपना है, उसके साथ इन्होंने आगे जो डाला है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपका पेरेंट डोमेन हो गया। उसके आगे जितना भी डॉट्स लगे होंगे, डॉट, ये देखो डॉट लगकर जो आगे आया है, डॉट लगकर जो आगे आया, तो वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड डोमेन हो जाएगा। डोमेन का कंसेप्ट मैंने बताया था डीएनएस पे। ये हो गया डॉट से पहला वाला, ये एक ही डॉट, देखो ये डॉट हो गया, ये parent.com हो गया। उसके अंदर एक चाइल्ड हो गया, उसके अंदर और एक चाइल्ड बना सकते हो कि नहीं बना सकते, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड बन सकता है ना, बना। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने क्या दिया, ये तो फिक्स रहेगा सबका क्योंकि पेरेंट डोमेन है। उसके अंदर ये जो S3 नाम से स्टार्ट किया है, नॉट 1 पे जाके खत्म किया है इन्होंने, ये किसका बता रहा है, ये S3 क्लास बता रहा है, S3 सर्विस के बाद, राइट। और आगे फिर आपका चाइल्ड डोमेन है, बराबर। तो कोई सा भी AWS अकाउंट जो भी स्टॉकहोम में होंगे और जो भी S3 पे अपना डेटा स्टोर कर रहे होंगे, तो उन्हें ये नाम, यहां तक नाम तो कॉमन मिलेगा, ये और ये, क्योंकि S3 सर्विस यूज कर रहे हैं, Amazon AWS पे है, ये तो उनके लिए भी कॉमन होगा। अब मान लो कोई दूसरा AWS अकाउंट है, एक AWS अकाउंट मेरा है, एक AWS किसी और का है। अगर उसका भी बकेट का नाम सेम होता, सेम ही नाम, अख्तर 3 बकेट, सेम नाम होता, और आपको ये यूआरएल मिलता, तो अब जब ये यूआरएल खोलते तो दोनों AWS अकाउंट का यूआरएल सेम हो जाता, तो बकेट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, यूआरएल सेम हो जाता। अगर यूआरएल सेम हो जाता तो फिर क्या होता था, कौन सा वेबसाइट खुलता, 2 वाले का है कि 1 वाले, बात समझ रहे हो आप? इस वजह से उन्होंने कहा है बकेट जो आप बनाओगे, बात समझ में आ रही है कि बकेट क्यों हमारा यूनिक होना चाहिए। बकेट जो बनाओगे थ्रू आउट द सेम एबिलिटी जोन, सॉरी सेम रीजन, वो यूनिक होना चाहिए, सेम रीजन यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस रीजन को चेंज कर दोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये यूआरएल चेंज हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा पेरेंट वाला, ये नॉट 1 वाला, EU-Not1 वाला चेंज हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। मान लो जैसे कि अगर आप सेट करते हो इसी पे, कुछ और रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ चेंज हो गया ना, AP-South 1 है, ये एशिया पैसिफिक साउथ 1, राइट। और यहाँ पे क्या है, EU-Not, पेरेंट डोमेन चेंज हुआ क्या, पेरेंट डोमेन तो वही है Amazon.com, देखो पेरेंट डोमेन तो वही है। अगर इसके अंदर जाकर S3 खोलोगे आप, लेट्स ओपन द S3, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप होस्टिंग करोगे अपना, यहाँ तो कुछ और दिख जाएगा। क्लियर है बात? तो इस वजह से ये जो बोलते हैं बकेट का नाम थ्रू आउट द रीजन अलग होना चाहिए, मतलब एक रीजन में अगर हो, सेम रीजन में यूनिक होना चाहिए। अख्तर थ्री स्लैश बकेट, ये आप वापस जाकर मुंबई पे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बना सकते हो? क्योंकि वहां का चाइल्ड डोमेन अलग है। अगर उस मुंबई रीजन में अख्तर थ्री बकेट अवेलेबल नहीं तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, इस वजह से ये यूनिक बोलते हैं कि आपका ये यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द रीजन। क्लियर? बाकी और भी चीजें हैं जिसको हम राउट 53 पे देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर और एक कंसेप्ट है जो राउट 53 में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कि हम यहाँ पे जो यूआरएल यूज कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा यूआरएल यूज कर रहे हैं, है ना, एक लंबा चौड़ा सा। आप अपने सीवी पे तो ये वेबसाइट तो नहीं लगाओगे ना कि मेरा ये वेबसाइट है जी। आप यहाँ पे हो सकता है ये लगाओ, tabish4it.com, ये लगाना चाहते हो तो आप ये भी लगा सकते हो, यहाँ ये चेंज कर सकते हो। तो इस वजह से आपको एक बकेट चाहिए होगा जो सेम tabish4it.com नाम का आपका अवेलेबल होना चाहिए। एक बकेट बनानी पड़ेगी। वो जो बकेट होगा, वो बकेट थ्रू आउट द AWS अकाउंट, थ्रू आउट द AWS अकाउंट, पूरे रीजन में, से एक रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे रीजन में यूनिक होनी चाहिए जब आप इसको चेंज करोगे। क्योंकि यहाँ पर आप पूरा ही tabish4it.com डालना चाहते हो। अगर दूसरे रीजन में कोई tabish4it.com नाम का बकेट होगा तो फिर आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरेंट और चाइल्ड का नहीं है, एक ही है, यही पेरेंट डोमेन है और उसी को यूज कर रहे हो। तो इस वजह से अगर ऐसा, अगर राउट 53 पे आप घुमाना चाहते हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, थ्रू आउट द यूनिक रखना। ठीक है, बाकी यहाँ हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कि एक पेरेंट एक चाइल्ड डोमेन ऐड हो जाता है ना, अलग रीजन नाम से। बात क्लियर हुई कि क्यों हमारे बकेट जो है यूनिक होने चाहिए थ्रू आउट द सेम रीजन। बाकी यूआरएल चेंज करने के लिए आप जो बकेट बनाओगे थ्रू आउट द AWS अकाउंट और ऑल रीजन यूनिक होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से बात। अब हम वापस से बकेट पे आते हैं, इसे खोलते हैं। यहाँ पे जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका भी नाम यूनिक इसी वजह से होता है। मान लो यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट ले लेता और एक ऑब्जेक्ट सेम नाम wireless.pdf, और उसकी साइज मान लो होती थी 1 MB। अब आप इस इंडेक्स पे क्या कर रहे हो, कमांड देके आप इसे कॉल करवा रहे हो, राइट? जब वो डाउनलोड PDF डॉक्यूमेंट कर रहा है तो ये इस डॉक्यूमेंट को कॉल कर रहा है। अगर सेम नाम का और एक डॉक्यूमेंट, तो वो किसे कॉल करे, इसे कि इसे 1 MB वाले के और 1.9 MB वाले। इस वजह से की भी सबकी यूनिक होती है इन अ बकेट। इन अ बकेट की भी यूनिक होती है। बात क्लियर होगी? ये बात आपको समझ में आ गया? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग देख लिया, ज़्यादा नहीं, बकेट पे चलना है। अपने जो बकेट खोला है उस बकेट के पे जाना है, बकेट पे जाकर प्रॉपर्टी पे जाना है। और इसे मैं हटा देता हूँ। प्रॉपर्टी पे जाके सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे जाकर एडिट पे जाना है और एडिट पे जाके इसे इनेबल करना। आप इसे बंद करना चाहते हो, आप एडिट पे जाओ और वापस से इसे बंद, यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन डिसेबल कर दो और ये बोलेगा आपका स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग खत्म हो। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री है। ठीक है, फ्री है। क्लियर है यहाँ पर? दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, index.html और जो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर रहे हो, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट?
और जो बकेट है, जिस बकेट के अंदर ये 2 फाइल को आप रख रहे हो, वो भी पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो ही जाकर होगा। ठीक है, कई लोगों में ये गलती करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर देते हैं, फिर बोलते फाइल ही नहीं खुल रहा, वेबसाइट ही नहीं खुल रही, बकेट ही ऑफ करके रखा है आपने पब्लिकली एक्सेस। जब जो फाइल से उसे पब्लिक एक्सेस दिया ही नहीं है, तो कहाँ से खुलेगा पब्लिकली? क्लियर है? अब हम और चीज़ों पे आते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टोरेज क्लास के बाद। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं। बाकी कोई फाइल वगैरह डिलीट करनी है, मान लो अगर आपको ये एडिशनल फोल्डर डिलीट करना है, फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर कुछ फाइल डिलीट करना है, तो यहाँ क्लिक करो, एक्शंस का की जगह में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर क्लिक कर दो। ये बोलता है कि भाई आपको डिलीट करना है तो लिखो परमानेंटली डिलीट, क्योंकि एक बार डिलीट हो जाएगा तो रिकवर नहीं होगा, फिर मुझे मत बोलना, इसलिए बोलता है लिखो परमानेंटली डिलीट। तो मैं पेज कॉपी कर लेता हूँ, इसे लिखने का ऑप्शन दिया, डिलीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, क्लोज कर लो यहाँ से। उस तरह से आपको मान लो कोई बकेट डिलीट करना है, ठीक है, मैं बकेट पे वापस आ जाता हूँ, और ये बकेट मान लो अब तक 3 बकेट आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट करोगे लेकिन ये डिलीट होगा नहीं। क्यों नहीं डिलीट होगा? क्योंकि इसके अंदर डाटा है, जब तक इसके अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है डिलीट करने नहीं देते। इंडिविजुअली भी जा जाके एक एक बकेट एक एक ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मुझे बल्क अमाउंट में करना है, मुझे पूरा बकेट ही हटाना है, तो सबसे पहले आपको बकेट को एम्प्टी करना पड़ेगा। तो एम्प्टी करने का ऑप्शन सेलेक्ट करने का, जैसे आप एम्प्टी करोगे तो वो सारा जितना भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ये कह भी रहा है यहाँ, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इस वजह से बोल रहा लिखो परमानेंटली डिलीट, तो ही मैं डिलीट करने दूँ। तो मैंने किया, तो ये डाटा आपका जितना भी ऑब्जेक्ट था, ये चारों ऑब्जेक्ट आपके डिलीट, ठीक है, बकेट है अभी, ठीक है। एग्जिट करके बाहर निकलेंगे, बकेट है, बकेट को खोलोगे आप, देखो सब कुछ चला गया, फोल्डर वगैरह सारा चला गया। अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, अब आप यहाँ पे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बकेट का नाम लिखो, उसके बाद ही डिलीट करने, जो बकेट है बड़ी चीज, बाद में मुझे मत बोलना कि बकेट मेरा कहाँ चला गया। आफ्टर 3 बकेट सेम नाम लिखना होगा, तो ही ये डिलीट का ऑप्शन इनेबल होगा। नाउ योर बकेट इज गॉन। क्लियर है? बकेट कैसे डिलीट करते हैं। तो थोड़ा सा हम आते हैं ना स्टोरेज क्लास के ऊपर। तो स्टोरेज क्लास वाला मैं फाइल खोल देता हूँ, IPv6 यहाँ बाहर होगा मैं। तो S3 स्टैंडर्ड आपने देखा 99.1199% आपकी ड्यूरेबिलिटी है, मतलब रिडेंसी है, अवेलेबल 99.9%, 99%। ये आपका स्टैंडर्ड क्लास। स्टैंडर्ड क्लास आप कब यूज करते हो? कि ऐसा कोई डाटा आपको रखना है जो हमेशा एक्सेसिबल, हमेशा एक्सेसिबल, यानी हमेशा आप एक्सेस करोगे, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करो। आप उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखोगे, इस क्लास को सुसाइड करोगे जिस ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा एक्सेसिबल करना है, उसे आप S3 स्टैंडर्ड में रखो, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करो। S3 इंटीरियर टायरिंग वो थोड़ा सा बाद में आता हूँ मैं। बाकी क्लास है, बाकी क्लास है S3 एक्सप्रेस वन। S3 एक्सप्रेस वन जोन में, जैसे वन जोन के बारे में है, इसमें क्या होगा कि आपका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, Amazon S3 provide the most durable storage in the cloud. Based on its unique characteristics, S3 is designed to exceed 99.119 data durability. Additionally, S3 stores data redundancy across a minimum of 3 every region by default, providing built-in resilience against persistence. यहाँ देख सकते हो एबिलिटी जोन 1 हो जाए, 3 एबिलिटी जोन पे रखना था, आप उसके जगह में
1 पे रखेंगे। इसका जो चार्ज है मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्ज 1 आवर। आप डाटा रख के 5 मिनट में ही डाटा डिलीट कर दो, वो 1 आवर का चार्ज आपको लेंगे नहीं। इसमें डेटा आपका 1 एबिलिटी जोन में अवेलेबल होता है, ना कि 3 एबिलिटी। तो ऐसा कब कर सकते हैं? देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आपका ये जो है S3 स्टैंडर्ड का कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू द S3 एक्सप्रेस मंजूर। और इसे आप देख भी सकते हो यहाँ, व्हेन यू गो हियर, इसे आप यहाँ से हटाकर S3 क्लिक कर देना। AWS S3 पे जाकर आप यहाँ पर स्टोरेज जो है, मोर स्टोरेज क्लास पे जाकर, और यहाँ पे चार्ज वगैरह भी सारा लिखा हुआ। ठीक है, इधर से आप चार्ज वगैरह भी दे सकते हो। वन जोन का चार्ज क्या है? S3 स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंटली एक्सेस एक्सप्रेस वन जोन, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, कई बातें वहाँ पे मोटी मोटी लिखी हुई। ये जो नीचे जो स्क्रीनशॉट है, इसी का मैंने पीडीएफ। तो आपकी रिटेंसी थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन आपका चार्ज जो है वो कम हो जाता है। 1 आवर के लिए चार्ज करेंगे करेंगे, आपने एक बार अगर इसको यूज किया है तो 1 आवर का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। S3 एक्सप्रेस वन, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, नाम से क्लियर है कि अगर इसको आप यूज करते हो, इस पे आपका जो डाटा है वो 3 एबिलिटी जोन या फिर उससे ज्यादा पर रहेगा, लेकिन आप डाटा हमेशा एक्सेस नहीं करोगे। ये सारी बातें भी यहाँ लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो इस तरह की चीज़ों को। और इसमें काफ़ी डिटेल में भी दिया है इन्होंने कि कौन सी कब यूज़ करती है। आप इसका डॉक्यूमेंट थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस आप कब यूज़ करो, एक्सप्रेस वन जोन है, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कब यूज़ करोगे, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हुई कि कब यूज़ करना चाहिए। यूज़ केस इसका ऐसा है कि जैसे कि आपको ईयरली 2-3 बार डाटा एक्सेस करना है, बैकअप फाइल्स वगैरह है। आप जानते हो भाई मुझे रखना है, लेकिन मुझे ड्यूरेबिलिटी चाहिए ऐसी डॉक्यूमेंट्स, इसकी ड्यूरेबिलिटी आपको इंपॉर्टेंट है, रिडेंडेंसी होनी चाहिए, डाटा में लॉस नहीं कर सकते। जैसे बैंकिंग वगैरह से डाटा हो, यू कांट डू दैट। ठीक है, आप लॉस नहीं कर सकते। तो उस केसेस पे आप S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हो कि पुराना डाटा है हमारा और वो एक्सेस होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी मतलब जो डाटा के बारे में लॉस में ये नहीं झेल सकता हूँ। लेकिन हाँ, डाटा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन मैं वीकली हो सकता है कि कभी ईयरली 2 या 3 बार एक्सेस कर लूँ अगर रिक्वायरमेंट पड़े। तो आप S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। इसका भी अगर एक बार आपने यूज़ किया, मान लो प्रैक्टिकल के केस में, ये सब चीज़ें आप यूज़ मत करना प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ S3 स्टैंडर्ड ही यूज़ करना। इसको यूज़ करोगे, आप कोई डाटा S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे रखोगे, डाटा चला जाएगा, डाटा आप 5 मिनट में डिलीट कर दोगे, लेकिन 30 दिन का चार्ज वो ले लेगा। ये भी लिखा हुआ है मिनिमम चार्ज, फिर 30 डेज, 30 डेज का आपको चार्ज ले लेंगे। आप डाटा रखो, डाटा डिलीट कर दो, उससे कोई मतलब। डाटा अगर वहाँ गया, उस एमिटी जोन को आपने सेलेक्ट किया और उसमें अगर ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दिया, मतलब S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे अगर अपने डाटा को अपलोड कर दिया ऑब्जेक्ट को, 30 दिन का चार्ज उससे आपसे ले ही लेंगे, चाहे आपने उसे 5 मिनट में क्यों नहीं डिलीट किया। ठीक है, तो आपको लैब के लिए सिर्फ S3 स्टैंडर्ड ही यूज करना है। उसी पे एक्सटेंशन है S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इस पे अगर आप देखोगे, एलबीटी जोन बस बंद हो गई है। ऐसा डाटा जो ईयरली 1 या 2 बार आप, या 3 बार 5 बार आप एक्सेस करोगे। ठीक है, 5 बार आप ये एक्सेस करोगे, और ऐसा डाटा जो आपकी रिलायबिलिटी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 1 एबिलिटी जोन वाले पे सिचुएशन में जा सकते हो, S3 वन जोन, इस पर आप जा सकते हो।
तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है S3 ग्लेशियर स्टैंड। ये जो है ये काफी बड़ा डाटा। ग्लेशियर, ग्लेशियर में तो समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं बर्फीला जो ये होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो काफी बड़े डाटा रखने के लिए यहाँ यूज किया जाता है S3 ग्लेशियर स्टैंड। इस पे भी आपका डाटा 3 जोन में रहेगा, ड्यूरेबल सही रहता है। मिनिमम चार्ज 90 दिन का ले लेंगे, एक बार आप डाटा रखोगे 90 दिन का ले लेंगे। यूज केसेस आपको वहीं करनी चाहिए जहां पर आपका बहुत बिग डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसे जैसे स्टेट। बाकी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई कि जैसे कि अगर आप देखना चाहो इसको, अगर मैं ये करके थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यूज केस भी ये बताते हैं कि कहाँ यूज करना है। ओवरव्यू में पढ़ सकते हो कि क्लासेस क्या है। ग्लेशियर स्टोरेज क्लास बनाने का रीजन क्या है? डिजाइन टू प्रोवाइड अप विद द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, द मोस्ट रिटेबल, फ्लेक्सिबल एंड द लोवेस्ट कॉस्ट आर्कीव स्टोरेज इन द क्लाउड। बैकअप, बैकअप चीजें, ठीक है, आर्कीव स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? द लोवेस्ट कॉस्ट स्टोरेज इन द क्लाउड विद डाटा रिट्रीवल फ्रॉम 12 टू 48 आवर्स। अगर ये यूज करते हैं उसमें अलग अलग सबका है। अगर इसको आप देखोगे S3 ग्लेशियर स्टैंड रिट्रीवल, इस पे क्या है कि आपका तुरंत आपको डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा। मिनिमम 90 डेज की चार्ज करेंगे। फर्स्ट बाइट लेटेंसी मतलब 1 घंटे के अंदर, कुछ घंटे के अंदर ही आपका डाटा एक्सेस हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा? फाइल आपकी आर्किव रहेगी, आप डेटा स्टोर करोगे और आपको अगर देखना है तो तुरंत ये अवेलेबल नहीं है, कुछ घंटे के ड्यूरेशन के बाद आपको ये डेटा अवेलेबल होगा। उसकी ग्लेशियर की फर्दर काफी ज्यादा कैटेगरी। ग्लेशियर आपके बिग डाटा के लिए यूज किया जाता है और साथ साथ आर्किव के लिए यूज किया जाता है, बस ये आपको याद। S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीव, इसमें भी 3 जोन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। रिट्रीवल चार्ज है, जितना भी आप पर जीबी रिट्रीव करोगे, जितना डाटा आप देखना चाहोगे उसका भी चार्ज है। यहाँ पे भी देखो पर जीबी रिट्रीवल चार्ज है, जितना डाटा आप डेटा एक तो स्टोर करोगे उसका है और फिर आप देखोगे उसका भी चार्ज देना, ठीक है। 90 डेज है और इसका एबिलिटी SLA 99.9% है। और एक चीज और होती है यहाँ पर, वन पे एक मिनट, मिनिमम स्टोरेज पर जीबी, यस। एक मिनट, डीप आर्काइव नहीं यार, मैं तो, अच्छा मैं आपको गलत, S3 ग्लेशियर स्टैंड रिट्रीवल, वही मैं बोल रहा था। S3 ग्लेशियर स्टैंड रिट्रीवल में तुरंत आपको डाटा मिल जाता है। ये मैं, मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया। स्टैंड रिट्रीवल का मतलब वही है, तुरंत आप डाटा देख सकते हो। उसके बाद आपके पास क्लासेस है S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, इसमें कुछ मिनट या कुछ घंटे लगेंगे, उसके बाद ही आपका डाटा अवेलेबल होगा। एलबीटी जोन 3 ही यूज होता है। उस तरह से S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में उसमें कुछ घंटे लगेंगे, कुछ घंटे के बाद ही आप डाटा देख सकते हो, डेटा रख सकते हो। और लेकिन तुरंत आप नहीं देख सकते हो, कुछ घंटे लगेंगे, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका डेटा अवेलेबल होगा। डेटा 3 एबिलिटी जोन में रहता है, ठीक है। जितना रिट्रीव करोगे, मतलब जितना डाटा आपको रिक्वायर होगा, मान लो आपने 1 TB का डाटा रखा, उसमें तो 5 GB डाटा आप देखना चाहते हो, तो 5 GB का जो फाइल आप रिट्रीव करोगे उसका भी चार्ज लगेगा। 180 डेज का मिनिमम चार्ज कर देंगे। अगर एक बार में अगर आप डाटा इस स्टोरेज पे अगर डाल देते हो, चाहे आप डाटा डिलीट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डेज का चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बी केयरफुल डूइंग द लैब फॉर दिस। तो ग्लेशियर जो है वो आपको इतना याद रखना है, आर्किव ऑप्शंस के लिए किया जाता है। और उसमें फर्दर कैटेगरी है, कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिफर द डॉक्यूमेंटेशन कि ग्लेशियर कहाँ यूज करना है, हमारे पढ़ाने का मतलब भी वही था, ठीक है। कि ग्लेशियर मतलब आर्काइव के लिए यूज करेंगे। स्टैंडर्ड वाली जितनी भी सर्विसेज है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे एक क्लास बच गया था, S3 इंटरनेट टायरिंग। इंटरनेट टायरिंग मतलब जैसे कि आप कुछ डाटा, आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा है
कि आपका डाटा S3 स्टैंडर्ड में जाता रहता है, आपकी ऑफिस का डाटा जाता है, ठीक है, डाटा जा रहा है, डाटा सारा सेव हो रहा है, S3 स्टैंडर्ड की चार्ज ज़्यादा है। अब मान लो आप ऐसा चाहते हो कि 6 मंथ बाद वो डाटा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली किसी ऐसे जोन में चला जाए, मतलब ग्लेशियर मोड पे चला जाए, ठीक है, 6 मंथ के बाद मैं डाटा यूज नहीं करूंगा, तो ग्लेशियर डीप आर्काइव में चला जाए, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती 6 मंथ की डाटा की। हो सकता है कि उसके बाद सिक्स मंथ के बाद मुझे डीप आर्काइव में ग्लेशियर में चला जाए, तो मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं वहाँ से एक्सेस करूँगा, मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होता। 6 मंथ का डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, आफ्टर द नेक्स्ट साइकिल आपका डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होता। तो वैसे केस पे आप ऐसा इंटेलिजेंट सबटाइरिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसमें आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आप अपना सेट वगैरह रूल्स डिफाइन कर सकते हो, रूल्स डिफाइन करके आपका डाटा ऑटोमेटिकली मूव होता रहे, ठीक है। तो दो बेसिकली जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज क्लासेस के बारे में, स्टैंडर्ड वाली, तो ये सारी स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड, S3 इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब में फ्री, सब जगह जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस है, तुरंत एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। S3 एक्सप्रेस वन जोन, भले एबिलिटी जोन भले कम हो जाएगी लेकिन तुरंत आप एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए कोई डिले की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो लिखा हुआ भी सिंगल डिजिट मिली सेकेंड। S3 स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है लेकिन फिर भी आपका अवेलेबिलिटी तुरंत है, कोई रिक्वेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं। फिर आ जाता है आपका सेम ग्लेशियर मोड, ठीक है। S3 वन जोन वाली जो है इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ जोन कम हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको मिली सेकेंड में तो डाटा अवेलेबल है। फिर आपका आ जाता है ग्लेशियर जोन। ग्लेशियर जोन में 3 कैटेगरी है, ठीक है। ग्लेशियर जोन में आपको एक तो तुरंत आपको आर्किव फाइल देखनी है तो वहाँ इंस्टेंट रिट्रीवल कर सकते हो। फिर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल है, S3 ग्लेशियर डीप आर्किव है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो दो मोड याद रखना, स्टैंडर्ड और ग्लेशियर। ग्लेशियर का काम है आर्कीव करने के लिए, स्टैंडर्ड का काम है फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने के लिए। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप ऐसा सजेशन दे सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए आप यहीं से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, ठीक है। आप सिंपल AWS Amazon.com और /S3 करोगे तो आपको ये फाइल खुल जाएगी, ये जगह। और यहाँ पर जाकर आप स्टोरेज क्लास में जाकर मोर स्टोरेज क्लास को एक्सप्रेस करोगे तो फिर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्दर आपको सिर्फ एक देखना है तो आप एक देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है, क्यों यूज़ करना है, किस लिए बनाया गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हो। ये लिखा हुआ भी है वार्निंग में है, ठीक है। क्लियर है। तो ठीक है, तो आज का क्लास फिर यहाँ क्लोज करते हैं और फिर कल हम कुछ और चीज़ें S3 में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट वगैरह रहे तो आप कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हैं। बाकी चैनल को थोड़ा शेयर कर देना आप, क्योंकि आप बेटर रहेगा मेरे लिए भी। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।